तो लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर हमारा क्या कहता है इसके बारे में समझिए। ठीक है, अगर लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर को समझना है तो तुम्हें इस कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए, सुप्रीमम और इन्फीमम के कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए अच्छे से। ठीक है, हम ये नहीं कहते हैं कि सुप्रीमम हमारा लिमिट सुपीरियर होता है और इन्फीमम हमारा लिमिट इन्फीरियर होता है, ये बात को समझिए। एक्चुअल में लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर कैसे वर्क करते हैं इस बात को समझो। लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर, ठीक है, जो हमारा सीक्वेंस होता है, पर्टिकुलर जो हमारा सीक्वेंस होता है, उनके टर्म के लिमिटिंग बिहेवियर को देखकर हमारा लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर अपना कॉन्सेप्ट बनाते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारा अगर हम सुप्रीमो इन्फीमम की बात कर रहे हैं अगर, तो उसमें क्या करते हैं कि हम लोग रेंज बाउंडेड सेट बनाते हैं, जो भाई रेंज सेट बनाते हैं। और रेंज सेट में जाहिर सी बात एक बात देख लेते हैं कि रेंज सेट में जो हमारा सुप्रीमम वैल्यू होगा, सुप्रीमम मतलब हुआ कि अगर हम उसका अपर बाउंड लोअर बाउंड एडजस्ट कराते हैं, ठीक है, अगर अपर बाउंड और लोअर बाउंड एडजस्ट कराते हैं तो सुप्रीमम मतलब होता है कि अपर बाउंड का स्मॉलेस्ट वैल्यू, लीस्ट अपर बाउंड को सुप्रीमम कहते हैं और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को इन्फीमम कहते हैं, ऐसा हमारा डेफिनेशन कहता है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे हमें क्या समझना है, हमें ये देखना है कि सुपीरियर लगे होने से हम इसको सुप्रीमम नहीं कहेंगे, बिकॉज ये सुपीरियर अलग वर्ड है। ठीक है, लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर एक्चुअल में लिमिटिंग बिहेवियर को बता रहा है। लिमिटिंग बिहेवियर कैसा लिमिटिंग बिहेवियर उसको समझते हैं। लिमिटिंग बिहेवियर यहाँ पे ऐसा हो सकता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ सीक्वेंस है an, इसको मैंने नाम दिया रियल सीक्वेंस an। ठीक है, अब मेरे पास ये कोई भी सीक्वेंस हो सकता है, बाउंडेड और अनबाउंडेड दोनों सीक्वेंस हो सकते हैं, बाउंडेड भी हो सकता है और अनबाउंडेड हो सकता है। अच्छा, एक्चुअली में क्या होता है कि अगर यहाँ पर हमारे पास सुप्रीमम में, ठीक है, और इन्फीमम में ऐसा हो कि वहाँ पर कभी कभी देखो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, वहाँ पे बोलते हैं डज नॉट एग्जिस्ट। सुप्रीमम भी हो सकता है डज नॉट एग्जिस्ट हो, और इन्फीमम भी हो सकता है डज नॉट एग्जिस्ट हो। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर कभी ऐसा नहीं आएगा कि आपका डज नॉट एग्जिस्ट वर्ड लग जाए। ठीक है, यहाँ एग्जिस्ट हमेशा करेगा, बात समझे, चाहे वो इन्फिनाइट को क्यों एग्जिस्ट ना करे और चाहे फाइनाइट को क्यों एग्जिस्ट करे, मतलब दो वैल्यू होंगे, तो इन्फिनाइट होगा ये तो फाइनाइट होगा। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो अच्छा चलो ठीक है, अभी यही चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं, धुंधली लग रही हैं कि पता नहीं क्या बातें हो रही हैं, तो इन बातों को क्लियर करने के लिए हम पहले कुछ कॉन्सेप्ट को बताते हैं तुम्हें। ठीक है, कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे पास मान लो an रियल सीक्वेंस है। अगर an रियल सीक्वेंस है, इसमें टर्म कैसे होंगे, तो टर्म हमारे पास कुछ ऐसे होंगे a1 a2 a3 a4 a5 एंड सो ऑन an, राइट। अरे कुल मिला के an और फिर एंड सो ऑन, कुछ ऐसे टर्म होंगे। कोई डाउट? हमें करना क्या है, ये सीक्वेंस हमारे पास है, ठीक है, हम क्या करेंगे इसमें b1 लेंगे, और b1 लेंगे तो b1 कहाँ से कहाँ तक जाएगा, b1 जाएगा 1 a1 a2 a3 एंड सो ऑन। और इसका हमें क्या लेना है, इसका हमें सुप्रीमम ले लेना है। क्या लेना है? सुप्रीमम। तो बोलोगे ये तो सर वही तरह लाइक कर रहा है सुप्रीमम, ना वो अलग है और ये अलग है, मैं अभी तुम्हें दिखाऊंगा। ठीक है, b2 लेना है तुम्हें, और b2 क्या होगा, सुप्रीमम ऑफ a2 a3 a4 एंड सो ऑन। ये होगा b2 का सुप्रीमम, b2 मान लिया जाएगा इसको। हम b3 ले लेंगे, वो क्या बनेगा, सुप्रीमम ऑफ a3 a4 a5 एंड। आप एक बात देख रहे हो, हम क्या कर रहे हैं, एक एक टर्म को छोड़ रहे हैं और फिर उनका क्या ले रहे हैं, सुप्रीमम ले रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, फिर हम लेंगे b4, वो क्या होगा बेटा, सुप्रीमम ऑफ a4 a5 a6 एंड सो ऑन। ठीक है, अगर हम b5 लेते हैं, ये क्या देता है, सुप्रीमम ऑफ a5 a6 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास b1 b2 b3 b4 b5 एंड सो ऑन हमारे पास एक क्या मिल रही है, सीक्वेंस मिल पा रही है ना। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसका एक सीक्वेंस लिख देते हैं, b1 b2 b3 b4, एक कलेक्शन ले लेते हैं। क्या लेते हैं, एक कलेक्शन ले लेते हैं, b4 b5 एंड सो ऑन। जो भी bn होगा हमें bn तक जाना पड़ेगा, तो एंड सो ऑन bn भी निकाल लो बेटा। तो इसका bn क्या आएगा, सुप्रीमम ऑफ an प्लस 1 an प्लस 2 एंड सो ऑन। ये हमारा क्या आएगा, bn आएगा। तो ये हमने ले लिया, ठीक है, और इसका क्या कर लेंगे, इन्फीमम कर लेंगे। क्या कर लेंगे, इन्फीमम। इसका मुझे इन्फीमम निकालना है,
और इसका जो इन्फीमम आएगा उसको कहेंगे हम क्या, उसको कहेंगे लिमिट सुपीरियर, समझना, लिमिट सुपीरियर ऑफ एक्शन। नहीं समझ में आई क्या बात, आ गई, कम आई? इसको ऐसे भी बोल सकते हैं लिमिट सुपीरियर ऑफ एक्शन, इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, इसको ऐसे बोल सकते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी सुप्रीमम ऑफ एक्शन। बात समझे नहीं समझे? तो ये हमारा होता है नोटेशन लिमिट सुपीरियर का। थोड़ा डाउट आया? नहीं डाउट है? तो अब बातों को समझिए अच्छे से और इसको गहराई लाइए। देखो मैंने क्या समझाया। देखो मैंने क्या कहा, हमारे पास एक सीक्वेंस है, रियल सीक्वेंस है, ठीक है, रियल सीक्वेंस है, तो ये इस फॉर्मेट हमारे पास रहेगी, ठीक है। हमने कहा आप B1 निकालिए और B1 क्या होगा, इतने सीक्वेंस का सुप्रीमम होगा। B2 निकालिए, इतने सीक्वेंस का क्या होगा, सुप्रीमम होगा। B3 निकालिए, इतने सीक्वेंस का क्या होगा, सुप्रीमम। हमने एक देखा कि एक एक टर्म को हम छोड़ते गए और उसकी सुप्रीमम वैल्यू हम एडजस्ट कराते चले गए। बात समझ में आ रही है? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, एक बार ज़रा देखें कि B1 A1, ठीक है, ओके ओके, यहाँ तक कहानी समझ में आ गई। सिमिलर मैंने निकाल लिया। अब ये जो B1 B2 B3 एंड सो ऑन Bn आए हैं, इनका आपको क्या करना है, इनका तुम्हें इन्फीमम निकालना। बिकॉज वाई रीजन, एक्चुअली में मैं Bn को अगर ऑब्जर्व कर लूँ, एक्चुअल में क्या होता है, ये जो सीक्वेंस है लेंगे हम, ये जो हमारा सीक्वेंस होना चाहिए, ठीक है। तो अगर फाइनाइटली एग्जिस्ट कराना है लिमिट सुपीरियर को, तो सबसे पहली चीज़ है इज बाउंडेड एबव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बाउंडेड एबव होना चाहिए। अगर ये बाउंडेड एबव होगा, मेरी बात को समझना मैं क्या कह रहा हूँ, अगर ये बाउंडेड एबव होगा तो ये पक्का है फाइनाइटली एग्जिस्ट करेगा। अगर ये बाउंडेड एबव नहीं होगा तो इन्फिनाइटली एग्जिस्ट करेगा। ये बात समझ में आ रही है? मैंने कहा अगर ये बाउंडेड एबव होगा तो ये फाइनाइटली एग्जिस्ट करेगा, अगर ये बाउंडेड एबव नहीं होगा तो ये, हाँ, तो ये इन्फिनाइटली एग्जिस्ट करेगा। बात समझे? लेकिन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो हमने देखा कैसा हुआ, फिर हमने Bn को ऑब्जर्व किया। Bn हमारा क्या बना था? Bn हमारा बना था an प्लस 1 an प्लस 2 एंड सो ऑन, ठीक है, यही बना। अगर हम इसमें Bn प्लस 1 निकाल लें, क्या बनेगा जरा बताओ? an प्लस 1 an प्लस 1 an प्लस 2, हाँ, an प्लस 3 एंड सो ऑन। ये टर्म, क्योंकि ये सुप्रीमम है इसका और ये भी इसका सुप्रीमम है, तो जाहिर सी बात ये वाला जो टर्म होगा इससे क्या होगा, छोटा होगा, और ये टर्म क्या होगा, बड़ा होगा। ऐसा लग रहा है? अच्छा, किसमें टर्म नंबर और टर्म ज्यादा है? अच्छा, उस वाले में ज्यादा है टर्म, हाँ, नीचे वाले में कम है, हाँ, क्योंकि एक कम हो गया ना। ये बताओ किसको हम सुप्रीमम माने, किसको हम ऐसा बोल सकते हैं, डिक्रीजिंग कब बोलेंगे हम? डिक्रीजिंग तक बोलेंगे जब मतलब एकदम घटती जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। जो यहाँ सुप्रीमम मिला होगा वो यहाँ सुप्रीमम मिले ऐसा जरूरी नहीं है, वो यहाँ मिले ऐसा जरूरी नहीं है। इसका मतलब जो सुप्रीमम वैल्यू होगी वो क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। क्या होती जाएगी? घटती जाएगी, है ना। तो इसको हम बोलेंगे जो Bn हमारा हो रहा है, Bn इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा। अगर ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा, मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? अगर ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं इंक्रीजिंग क्यों नहीं बोल रहा हूँ, बात समझना। ये बाउंडेड एबव है तो एक पक्की बात है, एक लिमिट से इसके सारी वैल्यू क्या रहेंगी, छोटी रहेंगी, ठीक है। अगर मैंने सीक्वेंस का एक टर्म छोड़ा तो हो सकता है वो जो टर्म मैंने छोड़ा वो सबसे बड़ा वाला टर्म हो सकता है कि वो टर्म नहीं सबसे छोटा, और कुछ छोटे वाले टर्म छूटे हों। तो पक्का है जो इसमें छोटा होगा, बड़ा वाला टर्म जो इसमें होगा, अगर छोटा मैंने छोड़ा तो बड़ा वाला टर्म इसमें वही निकलेगा। मेरी बात समझ पा रहे मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं आ रहा है? आ रहा है। इसका मतलब हुआ ये तो वो बराबर होंगे टर्म, ये तो वो कम हो रहे होंगे। मान लो बड़ा वाला A1 हमारा बड़ा था और B1 जब मैंने ऐसे लिखा B1, इस बात को समझो मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। A1 A2 A3 एंड सो ऑन ये निकला, और B2 जो मेरा था सुप्रीम ऑफ A2 A3 एंड सो ऑन ये निकला।
जब मैंने टर्म को ऑब्जर्व किया, ठीक है, मैंने टर्म को क्या किया, ऑब्जर्व किया, तो एक बात मुझे समझ में आई। क्या बात समझ में आई मुझे? देखो इसका मतलब यहाँ पे जो सुप्रीम वैल्यू होगा इन्हीं टर्म से होगा, ये बाउंडेड एबव है, मतलब बाउंडेड एबव मतलब हुआ क्या कि इन्हीं टर्म में से कोई जितने भाई एक वैल्यू ऐसी है जहाँ से सारे टर्म की वैल्यू क्या है, छोटी है। अब समझो, मतलब बाउंड हो गया, बाउंडेड एबव मतलब इधर से बाउंड है, तो एक टाइम पे मतलब वैल्यू ऐसी होगी कि इधर की कमी होंगे, मतलब ज़्यादा बढ़ेंगे नहीं, मतलब जो भी होगा सीक्वेंस में तुम्हें एक ऐसे हैं जो भी टर्म मिलेंगे इन्हीं में तुम्हें सुप्रीम मिलता रहेगा, ठीक है। मैंने कहा कि एक टर्म मैंने छोड़ा, अब मैंने जो टर्म छोड़ा, हो सकता है वो सबसे बड़ा टर्म रहा हो सकता है वो सबसे बड़ा टर्म रहा हो सकता है वो सबसे छोटा रहा हो, लेकिन ये तो गारंटी के साथ है जो इसका सुप्रीमम आएगा, इसका सुप्रीमम ये इसका सुप्रीमम b1 का b2 सुप्रीमम है तो b1 सुप्रीमम के बराबर होगा, और या फिर इसका सुप्रीमम इससे क्या होगा, छोटा होगा। बड़ा नहीं हो सकता है कि हो सकता है, ये तो बराबर हो सकता है, ये तो छोटा होगा डेफिनेटली, हमेशा। नहीं समझ आ रही क्या बात? और b3 निकालोगे तो b3 वाला ये तो b2 के बराबर होगा, ये तो b2 से छोटा होगा। एक टर्म छोड़ के काम कर रहे हो ना, और सुप्रीम ही ले रहे हो, सुप्रीम इसमें भी ले रहे हो, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये तो जो b3 आएगा वो उसके बराबर आएगा, ये तो उससे क्या आएगा, छोटा आएगा। सिमिलरली ये कहानी पूरी कर चलती चली जाएगी। वही मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जब आप ऐसे जा रहे हो तो bn मेरा क्या हो रहा है, इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो रहा है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने तुम्हें बताया कि सीक्वेंस जो टर्म छोड़ रहे हो तो सुप्रीम तो सभी में ले रहे हो, तो इसमें भी सुप्रीम तुमने लिया, इसमें भी सुप्रीम तुमने लिया, तो ये डेफिनेटली है कि ये तो इसकी वैल्यू इसके बराबर आएगी, ये तो ये इसकी वैल्यू इससे क्या आएगी, छोटी आएगी, मतलब ये डेफिनेटली हो जाएगा कि bn से, ठीक है, ये तो bn प्लस 1 है तो बराबर आएगा, ये तो इससे क्या आएगा, छोटा आएगा। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि हमारा bn क्या होगा, bn इज अ मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। बोलो कहानी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? डाउट है? क्लियर है? अच्छे समझ में आ गया? ठीक है, तो अगर ये बात होती है और ये मेरा बाउंडेड एबव भी है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग भी है, तो कंफर्म हो गया है ना। अच्छा डिक्रीजिंग है तो मुझे इन्फीमम वैल्यू ढूंढनी है। बात समझो, ये कैसा है, डिक्रीजिंग है, b1 b2 b3 कैसा है, डिक्रीजिंग है, तो डिक्रीजिंग है तो एबव वाला नहीं ढूंढना है तुम्हें, इन्फीमम की कहाँ तक डिक्रीज होते जा रहा है, n टेंस टू इन्फिनिटी पर, n टेंस टू इन्फिनिटी पर ये वैल्यू कहाँ तक डिक्रीज होती हुई जा रही है, और वो जो वैल्यू मिलेगी जहां तक ये डिक्रीज होते हुए जा रही है n टेंस टू इन्फिनिटी पर, वो जो वैल्यू मिलेगी उस वैल्यू को मैं नाम दूंगा लिमिट सुपीरियर। नहीं बात समझ में आ गई? इन सुप्रीमम से हमें b1 b2 b3 की सीरीज मिल गई, ठीक है, और वो सीरीज जो हो रही है, मतलब वो जो ऑर्डर हो रहा है सीक्वेंस का, वो देखो एक डिक्रीजिंग है। अगर ये डिक्रीजिंग है तो कहाँ तक ये डिक्रीज होते हुए जा रहा है, वो जो जिस पॉइंट में ये डिक्रीज होते हुए जा रहा है वो पॉइंट कहलाएगा लिमिट सुपीरियर। क्या बोलेंगे, लिमिट सुपीरियर, लिमिट सुपीरियर बोलेंगे, और इसको डिनोट कर देंगे लिमिट, हम ऐसे डिनोट करेंगे, है ना। तुम्हारे बुक में हो सकता है कि ऐसे डिनोट किया गया हो, बात समझे, हो सकता है कि तुम्हारे बुक में ऐसे डिनोट किया होगा जैसे भी बताया मैंने, है ना, तो उसमें से कैसे भी डिनोट कर सकते, लेकिन हम डिनोट करेंगे ऐसे ही। अच्छा इन जनरल नोटेशन इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इन जनरली मैं बात कर सकता हूँ लिमिट सुपीरियर ऑफ एक्स एन इज इक्वल टू, इन्फीमम मैंने किया, क्या किया मैंने, इन्फीमम किया, इन्फीमम मैंने कहाँ तक देखा, एन तक देखा, एन टेंस टू इन्फिनिटी लगा के आप निकाल भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, एन तक देखा मैंने, और ये किसका था, सुप्रीमम ऑफ किसका था, ए एन प्लस 1 एन प्लस 1 एन प्लस 2, अच्छा एन प्लस 1 से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एन प्लस 1 एन प्लस 2 एन प्लस 3 एंड सो ऑन। इसको हमें पहले सुप्रीमम लेना है, इससे हम जो सुप्रीमम वैल्यू लेंगे फिर उसका हमें क्या लेना है, इन्फीमम ले लेना है, उसका इन्फीमम जो एडजस्ट होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, लिमिट सुपीरियर कहलाएगा। बोलो कोई डाउट है क्या? ये हमने इन जनरल फॉर्म में ऐसे नोटेट कर दिया, ठीक है, कम समझ में आया, आ गया। अब इसी प्रकार से लिमिट सुपीरियर बना लेना है, सॉरी लिमिट इन्फीरियर बना लेना है। लिमिट इन्फीरियर ऐसे होगा, एक्स एन सेम एज वैसे ही, उसमें हमारा क्या करेगा, वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग करेगा, और यह क्या होना चाहिए यहाँ पर, बाउंडेड बिलो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बाउंडेड बिलो होना चाहिए, ठीक है। तो ये बनाएगा बाउंडेड बिलो है, इंक्रीजिंग कर रहा है, तो इंक्रीज में मुझे सुप्रीमम चाहिए कि कहाँ तक इंक्रीज कर रहा है, वो पॉइंट जहाँ पे इंक्रीज होके जा रहा है पूरा,
तो वो पॉइंट मुझे चाहिए, वो पॉइंट क्या होगा, तो उसको बोलेंगे लिमिट सुप्रीम वैल्यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सुप्रीम वैल्यू। लेकिन किसका सुप्रीमम मुझे चाहिए बेटा? तो चाहिए इन्फीमम ऑफ, किसका इन्फीमम चाहिए मुझे? तो हाँ, an+1, an+2, an+3 एंड सो ऑन। तो इसका मुझे क्या चाहिए? इन्फीमम, और इन्फीमम की सभी वैल्यू का क्या चाहिए? सुप्रीमम। नारा नहीं आ रहा है? ये क्या कहलाएगा? लिमिट इन्फीरियर। क्या कहलाएगा? लिमिट इन्फीरियर। कोई डाउट हो यहाँ तक बताओ? ठीक है, नोट कर लो। अच्छा, मैं ये बोलूँ कि जो मैंने सीक्वेंस लिए थे an, ठीक है, अगर ये बाउंडेड, देखना ध्यान से, मैंने लिमिट सुपीरियर के लिए, लिमिट सुपीरियर के लिए हमने इसको बाउंडेड एबव बोला। क्या बोला मैंने इसको? बाउंडेड एबव बोला। बस समझ आ रही है? और लिमिट इन्फीरियर के लिए ध्यान से समझना, पूरा मजा आने वाला है, ठीक है? अभी मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, और कॉन्सेप्ट को जितना अच्छा समझोगे क्वेश्चन उतने अच्छे से क्या होंगे? डील होंगे। तो लिमिट इन्फीरियर में हमने क्या बताया? इन्फीरियर में हमने क्या बताया कि सीक्वेंस जो हो वो बाउंडेड बिलो होना चाहिए ना। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि अगर ये बाउंडेड बिलो ना हो, ये बाउंडेड एबव ना हो, मतलब सीक्वेंस देखते ही पता चल जाए कि सीक्वेंस इज नॉट बाउंडेड एबव, जैसे कि n, अगर सीक्वेंस n को देखो तो मन में क्या विचार आता है कि 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। क्या ये बाउंडेड एबव है? क्या नहीं है। क्या ये बाउंडेड एबव है? क्या नहीं है। तो मतलब तुम्हारे पास बाउंडेड एबव नहीं है ये। तो तुम्हारे पास एक बात समझना है, जो बाउंडेड एबव ना हो सर, उनका क्या होगा? तो जो बाउंडेड एबव ना हो, गिवन सीक्वेंस इज नॉट बाउंडेड एबव, है ना, सीक्वेंस जो इज नॉट बाउंडेड एबव, तो उन सीक्वेंस का लिमिट सुपीरियर क्या आएगा? एक मन में विचार आना चाहिए। तो उन सीक्वेंस का लिमिट सुपीरियर क्या आएगा मैं बताता हूँ तुम्हें। तो एक्सन का लिमिट सुपीरियर हमारा क्या आएगा? वो आएगा इन्फिनिटी, वो भी प्लस इन्फिनिटी। नहीं समझना है क्या बात? क्या आ जाएगा? प्लस इन्फिनिटी। अब बोलोगे ऐसे कैसे सर? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अरे यार, इसमें क्या डाउट है बताओ? इसका तुम सुप्रीमो लोगे तो भी इन्फिनाइट, फिर एक टर्म छोड़ के सुप्रीमो लोगे तो भी इन्फिनाइट, फिर एक टर्म छोड़ के सुप्रीमो लोगे फिर भी इन्फिनाइट, फिर एक टर्म छोड़ के सुप्रीमो लोगे तो भी इन्फिनाइट, फिर एक टर्म छोड़ के सुप्रीमो लोगे तो भी इन्फिनाइट। मेरी बात समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो? तो ऐसे आप बता सकते हो। कंफर्म? ठीक है। अच्छा, तो उसका इन्फीमम क्या मिलेगा? ये मिलेगा? अरे यही है, मतलब अरे बन गए से, इसका इन्फीमम नहीं। इसका सुपीरियर प्लस इन्फिनाइट आया। बात समझो, पहले हमने देखा सुप्रीम वैल्यू, सुप्रीम वैल्यू सब इन्फिनाइट 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 आई, उनको एक सीक्वेंस में लिख दिया, मतलब एक सेट में लिख दिया, और फिर उसका ले लिया हमने इन्फीमम। क्या ले लिया? इन्फीमम। वही तो कहलाता है लिमिट सुपीरियर। फिर उसका इन्फीमम लेंगे तो क्या आएगा? प्लस इन्फिनिटी तो आएगा ना। हमारा बात तो समझ पा रहे हो ना कि ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब ये बाउंडेड बिलो एबव है तो इसको प्लस इन्फिनिट, नॉट बाउंडेड एबव है तो हम प्लस इन्फिनिट लिख देंगे बिना कुछ सोचे समझे, ठीक है? अब यहाँ आओ, अगर वो बाउंडेड एबव है, बिलो है, तब तो कुछ ना कुछ वैल्यू दे देगा। लेकिन अगर कोई सीक्वेंस एक्सन मान लो, है ना, अगर कोई सीक्वेंस एक्सन है, एन लो यहाँ पे, और ये एक्सन से नोट कर दो, क्लियर हुआ? ये मान लो है सीक्वेंस, वो बाउंडेड बिलो ना हो, ठीक है? अगर वो बाउंडेड बिलो ना हो तो मैं क्या कहूंगा कि लिमिट इंफीरियर ऑफ एक्सन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। नहीं समझना है क्या बात? आ गई? तो ये चीज फिक्स है, मतलब ये नोट पॉइंट में डालते जाओ, जो भी हम बताते जाए उनको नोट पॉइंट में डालते जाओ। ये भी एक नोट पॉइंट है, ये भी नोट पॉइंट है, ठीक है ना? अब तुम्हारे मन में एक ख्याल आ रहा होगा कि ऐसा है सर कि जो बाउंडेड हो जाए उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मेरी बात को समझो मैं क्या कह रहा हूँ, कि अगर ऐसा है कि अगर मेरे पास एक कोई बाउंडेड सीक्वेंस मिल जाए तो मैं उसके बारे में क्या सोचूंगा, ठीक है? तो देखो, उसके बारे में सोचने का तरीका ये है कि अगर कोई बाउंडेड सीक्वेंस हो जाए, पहले तो आप इन क्वेश्चन को करिए, फिर मैं कुछ एग्जांपल बता दूं, क्योंकि मैं इकट्ठा थ्योरी बता रहा हूं तो आपको शायद हो सकता है कि प्रॉब्लम हो जाए समझने में। तो आप पहले ऐसा करिए कि इन क्वेश्चन को, मतलब इन फॉर्मूले को समझते जाएं और साथ में नोट भी करते जाएं, और हम आपको बताने वाले हैं क्या? क्वेश्चन। और क्वेश्चन बता देंगे तो आपको ये चीजें समझ में अच्छे से आ जाएंगे, है ना? फिर बाउंडेड के कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से समझा देते हैं। कहानी क्लियर है? विदाउट
चलो मैंने ले लिया ए एन इज इक्वल टू -1 की पावर n ले लिया, ठीक है। तो इस सीक्वेंस बन जाएगा एक्स एन मेरा। मेरी बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है। अब तुम्हें ये सोचना है कि इसका लिमिट सुपीरियर और इसका लिमिट इन्फीरियर क्या होगा। इसका लिमिट सुपीरियर और इसका लिमिट इन्फीरियर क्या होगा, तो क्या होगा? बताते हैं, ध्यान समझना, सारी चीज़ें समझाते हैं। जैसे हम क्या करेंगे रियलिटी में, क्या करेंगे अगर हम सुप्रीमम निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं? सुप्रीमम सुपीरियर निकाल रहे हैं, लिमिट सुपीरियर निकाल रहे हैं, ठीक है। लिमिट सुपीरियर निकाल रहे हैं ऑफ एक्शन का, किसका? एक्शन का। तुम्हें डेफिनेशन क्या कहती है जरा बताओ। देखो डेफिनेशन क्या कहती है, b1 निकालो, b1 निकालो सुप्रीमम ऑफ दिस मतलब हुआ अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं तो ये निकलेगा -1 +1 -1 +1, ठीक है। -1 +1 -1 +1 एंड सो ऑन। बातें समझ आ रही है? तो अगर मैं इसका क्या निकालूं, सुप्रीमम निकालूं, तो इधर सुप्रीमम वैल्यू क्या देगा? 1 देगा। सुप्रीम वैल्यू क्या देगा? 1। सेट में लिख के देखो सुप्रीम वैल्यू क्या देगा? 1 देगा। तो इसका हम सुप्रीम -1 +1 यही बनेगा, इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। और देगा ये +1, है ना। अब चाहो लिख के देख लो, एंड सो ऑन लगा के देख लो, कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू आपको क्या मिलेगी? +1 ही मिलेगी, है ना। अगर आप b2 निकालो, एक टर्म छोड़ भी देखो कोई दिक्कत नहीं है, तो भी सुप्रीम वैल्यू क्या मिलेगा बताओ? एक टर्म छोड़ दिया -1 ऐसे ले लिया मैंने, तो भी क्या मुझे मिलेगा? +1। फिर एक टर्म छोड़ो फिर क्या मिलेगा? +1। फिर एक टर्म छोड़ो फिर क्या मिलेगा? +1। फिर छोड़ो फिर क्या मिलेगा? +1। नहीं समझ आई क्या बात आ गई? तो इसका मतलब हुआ कि अगर मैं कर दूं क्या, मैं इन्फीमम ऑफ सुप्रीमम ऑफ b1 b2 एंड सोन bn का अगर निकालता हूं तो ये सारे क्या हैं? सॉरी इन्फीमम ऑफ निकाला ना, ये सारे क्या हैं? ये 1 1 1 1 1 1 एंड सो ऑन 1 1, है ना। तो कुल मिला के इसका इन्फीमम क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और यह क्या कहलाएगा? लिमिट सुपीरियर कहलाएगा ऑफ एक्शन। नहीं समझ आया क्या बात? तो वो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। नहीं समझ आई बात? पक्का? ठीक। मैं इसको ऐसे भी समझा सकता हूँ जनरल टर्म। कैसे? मैंने अपनी डेफिनेशन में क्या बताया था, लिमिट सुपीरियर ऑफ एक्शन की मैं ऐसे भी तो डेफिनेशन लिखा था मैंने कि इन्फीमम ऑफ एन, इन्फीमम ऑफ एन और हाँ सुपीरियर ऑफ an+1 an+2 an+3 एंड सो ऑन। याद आया? चलिए ऐसा अगर बताया तो इससे भी करके देख लेते हैं, इससे भी देखो कैसे आएगा। -1 की पावर n+1 -n की पावर n+2 -n की पावर n+3 एंड सो ऑन। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई। अगर हम किसी भी n के लिए रखेंगे तो सुप्रीमम वैल्यू क्या देगा मेरा? 1 देगा। और अगर सुप्रीमम वैल्यू मेरा 1 देगा, बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो ये 1 देगा, प्लस का 1 देगा, और प्लस का 1 देगा तो इसका मतलब यहाँ पे अगर इसका इन्फीमम लेंगे, n तो है नहीं, n पे डिपेंड तो कर ही नहीं रहा है, n से फ्री है ये, तो इसका मतलब इसका इन्फीमम क्या होगा? 1 ही होगा। सीधे आंसर आया। नहीं समझ आएगा बात? आ गई। अगर मैं ऐसे लगाऊं तो क्वेश्चन, अगर इसका मैं लिमिट इन्फीरियर चाहूँ तो लिमिट इन्फीरियर चाहिए, लो ऐसे कर लो। अब इससे सोचो, अब यहाँ सोचोगे इन्फीमम लग जाएगा, क्या लग जाएगा? इन्फीमम। तो यहाँ मुझे क्या मिलेगा? -1 का पूरा सेट मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर सुप्रीमम लगाएंगे तो वैल्यू क्या मुझे मिल जाएगी? -1। तो ये इसका यहाँ से हो जाएगा आंसर -1, ठीक है। अगर मैं यहाँ से सोचूं तो यहाँ से कैसे सोचूंगा, तो यहाँ तक लग जाएगा सुप्रीमम ऑफ एन, यहाँ लग जाएगा, ठीक है। और यहाँ लग जाएगा इन्फीमम ऑफ किसका? an+1 an+2 एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसे चलेगा। कहानी क्लियर हो रही? तो अगर तुम इसका इन्फीमम निकालोगे -1 देगा ये, अरे भाई हर टर्म में ऐसे लिखोगे तो क्या वैल्यू देगा? -1 देगा। तो इसका मतलब ये -1 दे देगा यहाँ पर, है ना। बात समझे? तो इसका सुप्रीम निकालेंगे क्या देगा? -1। तो ये लिमिट इन्फीरियर आ जाएगा, ये लिमिट सुपीरियर आ जाएगा।
नहीं समझे बात? पक्का? ठीक है, नोट करो। अच्छा, मन में एक विचार आ रहा होगा कि क्या हर क्वेश्चन में इतना लंबा चौड़ा सोचने वाली बात है? तो मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, ठीक है? हर क्वेश्चन में इतना लंबा सोचने वाली कोई बात नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, वो बात क्या है समझिएगा, अच्छे समझिएगा, कहानी क्लियर कर लीजिएगा। इसमें एक चीज़ याद रखो, ध्यान से देख, अगर मेरे सीक्वेंस को ऑब्जर्व करो, तुम मेरे सीक्वेंस को अगर तुम ऑब्जर्व करो, इस सीक्वेंस कैसा सीक्वेंस था? बाउंडेड था कि अनबाउंडेड था? बाउंडेड था। तो बाउंडेड सीक्वेंस है, बाउंडेड था तो इसमें बाउंडेड बिलो भी मिला और बाउंडेड अबव भी मिला, उसकी वजह से मुझे लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर फाइनाइटली मिले, कोई दिक्कत आई नहीं है ना? अब एक बात इसमें समझते हैं हम, जो बाउंडेड होते हैं, एक बात याद रखो कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस, ठीक है? नहीं वो तो ठीक है, बाउंडेड सीक्वेंस है तो जाहिर सी बात उसका लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर पक्का है, फाइनाइटली एग्जिस्ट करेगा, कोई डाउट नहीं है, ठीक है? लेकिन एक बात तुम समझो, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ लिमिट पॉइंट, वो एक लिमिट पॉइंट पक्का रखेगा। मैं ये बोल रहा हूँ हैज अ लिमिट पॉइंट, इसका मतलब नहीं बोल रहा हूँ कि ओनली वन लिमिट पॉइंट, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। हैज अ लिमिट पॉइंट मतलब हुआ कि कम से कम एक लिमिट पॉइंट तो पक्का रख ही लेगा, और हो सकता है एक से अधिक भी हो, क्योंकि अगर ये बाउंडेड सीक्वेंस था, समझे नहीं समझे? हैज अ लिमिट पॉइंट, अगर ये मेरा बाउंडेड सीक्वेंस था, अच्छे से दिमाग में नोट करना मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है? अगर ये मेरा बाउंडेड सीक्वेंस था तो लिमिट पॉइंट पक्का एक मिलेगा। लिमिट पॉइंट क्या होता है? जैसे मैं -1 को लिमिट पॉइंट बोलूँ, सेट में अगर ये लिखूँ तो -1 और +1 लिखे, यहाँ ना -1 लिमिट पॉइंट है ना +1 लिमिट पॉइंट है, बात समझना। लेकिन एक सीक्वेंस में लिमिट पॉइंट क्या होता है वो समझिए, एक सीक्वेंस में लिमिट पॉइंट क्या होता है वो समझिए। तो सीक्वेंस ये कहता है, सीक्वेंस में लिमिट पॉइंट ये कहता है कि अगर ये -1 है तो इस -1 को अगर हम छोड़ भी दें तो भी हम सीक्वेंस में अगर देखेंगे तो इस -1 के अनेक टर्म एडजस्ट करने चाहिए। नहीं समझ ये बात? एडजस्ट करने चाहिए। तो मान लो कि -1 एक लिमिट पॉइंट है, +1 ले लें, तो +1 ले लें तो +1 के भी कई सारे एक 1 को छोड़ भी देंगे तो भी बहुत सारे हमारे पास इनफाइनटली +1 ऐसे हैं जो एडजस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये -1 और +1 दोनों ही इसके क्या है? लिमिट पॉइंट है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो -1 और +1 दोनों इसके क्या है? लिमिट पॉइंट हो गए। तो हमने पहले बोल दिया एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ लिमिट पॉइंट, हर एक बाउंडेड सीक्वेंस। ये तो उसके उस पॉइंट के नेबरहुड में सीक्वेंस के बहुत सारे टर्म आते होंगे, बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? उस पॉइंट के नेबरहुड में बहुत सारे सीक्वेंस के टर्म आते होंगे, और या फिर जो अभी बताया वो आता हो, तो वही हमारा लिमिट पॉइंट है, अदरवाइज नहीं है। बात समझना, जैसे हमने 1 2 3 लिखा था एंड 1 लगाया था, इसमें कोई पॉइंट लिमिट पॉइंट नहीं था, कोई एक पॉइंट भी लिमिट पॉइंट नहीं था, क्योंकि 1 को अगर हमने लिया तो ना तो 1 के नेबरहुड में कोई बहुत सारे पॉइंट आ रहे हैं, ना तो 1 के 1 एक ऐसा टर्म है जो अदर कहीं 1 हमें नज़र भी नहीं आ रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि 1 इज नॉट लिमिट पॉइंट, इस तरह 2 इज नॉट लिमिट पॉइंट, इस तरह 3 इज नॉट लिमिट पॉइंट। तो हमने जो 1 2 3 4 एंड 1 लिखा था उसमें कोई लिमिट पॉइंट होगा? कोई एक टर्म भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे होगा, हैज अ लिमिट पॉइंट। बात समझे? एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ लिमिट पॉइंट। ये सेट में मत लगा देना कि एवरी बाउंडेड सेट, हाँ एवरी बाउंडेड सेट मत लगा देना, वहाँ गलत हो जाएगा, है ना? ये बाउंडेड सेट था, -1 +1 जो भी दिया था मैंने, लेकिन इसमें एक भी लिमिट पॉइंट नहीं थे। तो सेट अलग कहानी है, सीक्वेंस अलग कहानी है। तो बात सबको समझ आ रही है? अच्छा, यहाँ पे मैं ये कॉन्सेप्ट क्यों ले रहा हूँ, एक बात और जान लीजिए। अगला नोट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट को समझिए कि एवरी ठीक है बाउंडेड सीक्वेंस, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज greatest and smallest limit point।
मतलब एक बात और नहीं बता दी मैंने कि कोई भी बाउंडेड सीक्वेंस होगा उसका ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट पक्का तुम्हें मिलेगा। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो जो भी एवरी बाउंडेड सीक्वेंस लगा दिया मैंने, मतलब उसका एक ग्रेटेस्ट और उसका एक स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट पक्का मिलेगा। आप कहानी को फिर से समझ लीजिए। नोट पॉइंट नंबर 3, ये 1, ये 2 और ये 3। अगर कोई बाउंडेड सीक्वेंस है और उसका ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट मिल रहा है तो उसका ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट उसका लिमिट सुपीरियर कहलाएगा, उसका स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट उसका लिमिट इन्फीरियर कहलाएगा। ठीक है, अगर वो बाउंडेड सीक्वेंस है, क्या है, अगर वो बाउंडेड है, अगर वो बाउंडेड सीक्वेंस है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने क्या बताया, अगर बाउंडेड है तो लिमिट सुपीरियर ऑफ एक्शन जो बनेगा वो ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट होगा। बात समझ में आ गई? और स्मॉलेस्ट में क्या कर देंगे हम, लिमिट इन्फीरियर, है ना, स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट। लेकिन एक बात याद रखना, ये किसमें मैंने बताया, बाउंडेड में बताया है भाई साहब। अब बाउंडेड ही नहीं है तो ग्रेटेस्ट आप लिमिट पॉइंट, जैसे मान लो बाउंडेड अबव नहीं है तो ग्रेटेस्ट आपको लिमिट पॉइंट नहीं मिलेगा। अगर मान लो बाउंडेड बिलो नहीं है तो आपको स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट नहीं मिलेगा। बात समझे नहीं समझे? समझे? लेकिन अगर वो बाउंडेड है तो उसका ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट पक्का मिल जाएगा। कोई डाउट? अगर एक ही लिमिट पॉइंट है तो उसका ग्रेटेस्ट भी सेम है, उसका स्मॉलेस्ट भी सेम है। बात समझो, अगर उसका लिमिट पॉइंट एक ही मिलता, बाउंडेड सीक्वेंस है लेकिन उसका लिमिट पॉइंट क्या मिले, एक ही मिले। मेरी बात समझो मैं क्या कह रहा हूँ, स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट दोनों सेम ही हो जाएगा, और जिसका स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट सेम हो जाएगा, जिसका एक ही बाउंडेड सीक्वेंस है, पहली बात वो बाउंडेड सीक्वेंस है और उसका ओनली वन लिमिट पॉइंट है, उसका ओनली वन लिमिट पॉइंट है, तो गारंटी के साथ कह देना। मेरी बात को समझो मैं क्या कह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नोट पॉइंट नंबर 4 डाल देना वो, है ना, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज ओनली वन लिमिट पॉइंट, तो इज इंप्लाइज दैट वो क्या होगा, सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा। मतलब जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा, समझ में आ रही है मेरी बात कि नहीं आ रही है? आ रही है। तो याद रखो, अगर वो बाउंडेड सीक्वेंस है और उसके पास केवल एक, जैसे बाउंडेड था इसके पास एक, केवल एक नहीं थे, इसके पास जाहिर बात 2 लिमिट पॉइंट थे, तो ये हमारा कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं होगा। तो अगर कोई बाउंडेड सीक्वेंस है उस पर केवल एक लिमिट पॉइंट मिल रहा है, केवल एक, मतलब उसका ग्रेटेस्ट भी वही है और स्मॉलेस्ट भी वही है लिमिट पॉइंट। मेरी बात समझो, तो इसका ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट सेम हो जाए तो उसको बोलता हूं मैं, वो सीक्वेंस हो जाता है मेरा कन्वर्जेंट सीक्वेंस। और एक चीज और याद रखो, कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो गया और इससे एक बात और निकल के आई, क्या, अगर उसका ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट सेम हो गया तो उसका लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अगर लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर सेम हो जाएगा तो भी आप कह सकते हो कि वो क्या है, वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। तो ये नोट कर लो, फिर हमारे कुछ पॉइंट और आगे उनको हम समझा देते हैं, तो कहानी को आगे बढ़ाएं। कहानी क्लियर हुई? ठीक, जैसे मैंने अभी बोला वो स्टेटमेंट का मतलब समझो। जैसे मान लो हमने 1/n बोला, इसका मतलब होता है 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 एंड सो ऑन। तो ये बाउंडेड सीक्वेंस है, बिल्कुल है, बाउंडेड अबव बाई 1, बाउंडेड बिलो बाई 0। ठीक है, बाउंडेड अबव बाई 1, बाउंडेड बिलो बाई 0, बट इसका लिमिट पॉइंट हमारे पास एक ही है। अगर मैं लिमिट पॉइंट निकालूं, लिमिट पॉइंट है ना, अगर मैं इसका लिमिट पॉइंट निकालूं तो इसका ओनली लिमिट पॉइंट आएगा 0 और इसके अलावा कोई दूसरा पॉइंट नहीं मिलेगा, तो लिमिट पॉइंट इज 0। क्यों 0? क्योंकि 0 के नेबरहुड में सीक्वेंस के इन्फिनाइट मेनी टर्म आ जाएंगे, मतलब 0 इज द लिमिट पॉइंट। अदरवाइज कोई सीक्वेंस का कोई टर्म ऐसा नहीं होगा जिसके अनेक टर्म हमारे पास आ जाएं। मेरी बात समझ पा रहे मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, जैसे -1 था, -1 का अगर हम नंबर ड्रा कर लेते तो -1 के नेबरहुड में सीक्वेंस के इन्फिनिटी मेनी टर्म्स आ रहे थे, वो सारे -1 ही थे, हमने पहले बता दिया है ना। तो हमने एक समझने एक तरीका वे बता दिया तुम्हें कि -1 को छोड़ के बहुत सारे अगर -1 और भी मिल रहे हैं तो जान लेना कि हाँ वो हमारा सीक्वेंस जो हमारा टर्म है वो लिमिट पॉइंट है। ठीक है, वो एक सोचने का थॉट है, मतलब एक तरीका है, बिकॉज उससे तुम अच्छे सोच सकते हो, है ना। हमें क्या चाहिए, हमें एक तरीका चाहिए अपने क्वेश्चन को डील करने के लिए, है ना, ताकि हमारा क्वेश्चन सेकंडों में क्या हो जाए, उठ जाए। तो वही चीज़ मैंने तुम्हें समझाया, लेकिन एक्चुअल में नेबरहुड ही लिया जाता है कि सीक्वेंस के अनेक टर्म उसमें आ जाएं, अनेक टर्म उसमें आ जाएं, रियलिटी में ये होता है ना। तो अब यहाँ पे मैंने ये देखा
कि भाई लिमिट पॉइंट है जीरो, जीरो लिमिट पॉइंट क्यों है, क्योंकि सारे वैल्यू जीरो के नियरेस्ट हैं। अभी आगे तुम देखो अभी दूर हैं जीरो से, लेकिन कुछ एन टर्म के बाद, कुछ एन टर्म के बाद तुम देखोगे कि जितने सीक्वेंस के टर्म है ना सब जीरो की, सब जीरो के आसपास होंगे, सब आसपास एकदम एकदम सटे हुए होंगे। तो जीरो को कोई भी आप नंबर हो ड्रा करो, छोटे से छोटा नंबर से बड़ा नंबर हो ड्रा करोगे तो सीक्वेंस के इन्फिनाइट मिनी टर्म आ जाएंगे। समझ नहीं आ रहा है? इसलिए मैं जीरो को क्या बोलूंगा, जीरो इज अ लिमिट पॉइंट, और जीरो के अलावा कोई दूसरा लिमिट पॉइंट इसमें नहीं मिलेगा। तो ये बाउंडेड सीक्वेंस है, लेकिन इसमें केवल एक ही लिमिट पॉइंट है। अगर केवल एक लिमिट पॉइंट है बेटा, तो यही हमारा लिमिट पॉइंट क्या बन जाएगा, यही एक लिमिट पॉइंट है। तो ये लिमिट पॉइंट क्या है, ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट भी है और स्मॉलेस्ट भी है। इसका मतलब इसका लिमिट सुपीरियर क्या होगा, ऐसे बोल दो, सुपीरियर ना बोल के एक्शन बोल देते, ठीक है। लिमिट सुपीरियर क्या होगा, एक्शन, वो जीरो होगा। और लिमिट इन्फीरियर क्या होगा बेटा, इसका वो भी जीरो होगा। और लिमिट सुपीरियर लिमिट इन्फीरियर दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। मेरी बात समझ पा रहे हो? वो फाइनाइटली है, ठीक है। तो पहली बात तो ये क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। पहली बात तो सीक्वेंस क्या हो जाएगा, इज कन्वर्जेंट। कहानी क्लियर हुई? एंड कन्वर्जेंस टू जीरो, ये इसी को कन्वर्ट करेगा जो यहाँ लिखा है। तो शर्त ये है भी है कि ये फाइनाइट होना चाहिए। तो फाइनाइट है कि नहीं है, है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। बोलो कहानी क्लियर है? तो ये भी एक नोट कर लो। क्या बात समझ में आ गई? अगर कोई कन्वर्जेंस सीक्वेंस है, मान लीजिए एक्शन मेरा क्या है, इज सीक्वेंस है, तो इफ ओनली इफ, ठीक है, लिमिट सुपीरियर ऑफ एक्शन, लिमिट इंफीरियर ऑफ एक्शन दोनों सेम हो जाए, और वो सेम होगा लिमिट ऑफ एक्शन के। लिमिट ऑफ एक्शन में समझते हो, सीक्वेंस के लिमिट पे, जो सीक्वेंस का लिमिट होगा उसी पे होगा, और वही उसका क्या बनेगा, अच्छा वही उसका लिमिट पॉइंट भी होगा। एक्चुअल में जो लिमिट ऑफ एक्शन है वही इसका क्या है, लिमिट पॉइंट भी है। तो ये इसका लिमिट पॉइंट भी है। नहीं समझ में क्या बात आ गई ना? ठीक है, अच्छे से नोट करो और पॉइंट को एकदम क्लियर रखो, ठीक है। अच्छा मान लीजिए कोई डाइवर्जेंस सीक्वेंस है, तो अगर कोई डाइवर्जेंस सीक्वेंस, उसके लिए क्या कहानी होगी। मैं इसका एग्जांपल और एक और दूं, समझ में आ गया? बोलो भाई, इसका एग्जांपल एक और दूं कि समझ में आ गया? हो गया ना, समझ में आ गया ना? ठीक। डाइवर्जेंस सीक्वेंस क्या हो सकता है, उसकी कहानी समझिए कि एक्शन मेरा क्या है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, इज डाइवर्जेंट, ठीक है, इज डाइवर्जेंट सीक्वेंस इफ इक्वल टू प्लस इन्फिनाइट हो, या फिर लिमिट इन्फीरियर ऑफ एक्शन इक्वल टू माइनस इन्फिनाइट हो। इन दोनों में से अगर कोई एक होता है तो डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, ऑफ कोर्स डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये ऐसा हो, क्लियर है ना? क्लियर। तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, डाइवर्जेंट सीक्वेंस बोल दूंगा। अगर मैं बोलूंगा ऑक्सिलेट, ऑक्सिलेट सीक्वेंस, ठीक है। ऑक्सिलेट सीक्वेंस मैं कब बोलूंगा, ध्यान देना ये। अच्छा ये कब होगा, बाउंडेड, बस समझना, ये कब होगा, हाँ ये तब होगा जब बाउंडेड एबव ना हो। ये कब होगा, जब बाउंडेड बिलो ना हो। और जो बाउंडेड एबव नहीं वो बाउंडेड नहीं है, और जो बाउंडेड नहीं वो कन्वर्जेंट हो, बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। और ये बाउंडेड बिलो नहीं, बाउंडेड बिलो नहीं मतलब क्या हुआ, बाउंडेड नहीं है, और बाउंडेड नहीं तो वो बिल्कुल कन्वर्जेंट नहीं हो सकता है। तो ये कौन सा समझ में आ ही नहीं आया, वो डाइवर्जेंट सीक्वेंस होते हैं, ठीक है ना। लेकिन ऑक्सिलेट सीक्वेंस में कब बोलूंगा, ऑक्सिलेट सीक्वेंस, ऑक्सिलेट सीक्वेंस में चलो एक्शन को मैं ऑक्सिलेट बोल रहा हूँ कि ऑक्सिलेट सीक्वेंस मेरा, ठीक है ना। अब ये ऑक्सिलेट सीक्वेंस क्यों है और कब है, ध्यान देना। एक तो फाइनाइट के लिए होगा, एक इनफाइनाइट के लिए होगा। तो मैं इसको अभी जो बता रहा हूँ फाइनाइटली के लिए बता रहा हूँ, फाइनाइट वैल्यू के लिए बता रहा हूँ, राइट। मैं एग्जांपल भी दूंगा अभी, इसका एग्जांपल दूं, समझ में आ गया? इसका एग्जांपल दे दूं, समझ में आ गया? इसका एग्जांपल ले लो, एन, एन
n क्या है 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। बात समझ आ रही है? ये क्या बाउंडेड है क्या? ये बाउंडेड अबव है क्या? ये तो बाउंडेड अबव नहीं है। अगर बाउंडेड अबव नहीं है तो मैं क्या कहूँगा? लिमिट सीधे मैंने बताया था, सीधे प्लस इनफाइनाइट लगा तो बस बात खत्म। दिस इज डाइवर्जेंस सीक्वेंस। नहीं समझ में क्या बात आ गई? चलो यहाँ ऑक्सीलेट सीक्वेंस के एग्जांपल में आते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको भी। इसका एग्जांपल तो लिख ही दिया, पीछे वाला एग्जांपल ले लो कि एक दो एग्जांपल और बता दें, हो जाएगा पक्का। एग्जांपल यही लिख लो, क्या लिख लेना है कि 1 + -1 की पावर n/n, ये भी ले लो, ठीक है। बाउंडेड अबव भी है, बाउंडेड बिलो भी है। अच्छा इसका बाउंडेड अबव क्या है? बाउंडेड अबव बाई 3/2, 3/2 और बाउंडेड बिलो बाई 3/2 है भाई साहब, तो बाउंडेड बिलो बाई 0, यस, बाउंडेड बिलो बाई 0, बाउंडेड अबव बाई 3/2, ठीक है। बात समझ आ रही है? यानी ये सीक्वेंस एक्चुअली में ये है, इधर मान लो 0 है हमारे पास, इधर मान लो हमारा 3/2 है, और इधर से और इधर से दोनों तरफ से 1 की ओर जा रहा है, मतलब ये 1 की ओर कन्वर्ज करेगा। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? पक्का। तो इसका मतलब ये हुआ 1 की ओर कन्वर्ज करेगा, तो मतलब इसका जो लिमिट पॉइंट होगा एक्चुअल में वो 1 होगा, केवल एक ही होगा लिमिट पॉइंट इसका, वो क्या होगा? 1 होगा। तो इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा? 1। तो इसका मतलब इसका लिमिट सुपीरियर भी एक ही होगा, लिमिट इंफीरियर भी होगा। अगर ये कन्वर्जेंस सीक्वेंस है तो वही बात, दिमाग लगाओ, ये कन्वर्जेंस सीक्वेंस है कि नहीं है? पहले ये दिमाग लगाओ, कन्वर्जेंस सीक्वेंस है तो इसका लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर दोनों से आएगा, सेम आएगा। मैंने अभी बताया लिमिट इंफीरियर लिमिट सुपीरियर निकालना है तो पहले ये देख लो कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट। अगर आपके पास कन्वर्जेंस सीक्वेंस होता है तो बहुत सिंपल टास्क है कि आप उसकी लिमिट निकाल लो, और वही इसकी लिमिट क्या बन जाएगी? उसकी लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर बन जाएगी। तो सिंपली मैं ये बता रहा हूँ कि अगर ये हमारे पास ऐसा है तो इसका लिमिट जो होगा वो क्या आएगा? 1 आएगा, और वही उसका लिमिट पॉइंट बन जाएगा, वही उसका लिमिट इंफीरियर बन जाएगा, वही उसका लिमिट सुपीरियर भी बन जाएगा। तो मैं सीधे बोल दूंगा लिमिट इज सुपीरियर ऑफ एक्स एन या लिमिट इंफीरियर ऑफ एक्स एन, और ये इसका लिमिट पॉइंट दोनों सब क्या होंगे? सब एक होंगे। लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ कि सर इसका सुप्रीमम क्या होगा? इसका इस जो भी सीक्वेंस है इसका सुप्रीमम क्या होगा? सुप्रीमम ऑफ एक्स एन, यस वो होगा 3/2। और इसका इन्फीमम क्या होगा? तो इसका इन्फीमम हो जाएगा आपका 0। क्या लगता है कि क्या तुम्हें देखने को मिल रहा है यहाँ पर? अच्छा लिमिट सुपीरियर हमेशा लिमिट इंफीरियर से क्या होगा? बड़ा होगा। अगर वो नहीं है तो बड़ा या बराबर हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। तो इससे एक बात हमें समझ में आ रही है, क्या आ रही है? एक नोट पॉइंट इससे और निकल के आता है, वो नोट पॉइंट लिख लेना, मैं अलग से वैसे लिखवाऊंगा ये, है ना। फिर लिखो एक बात नोट पॉइंट, और क्या कि यहाँ पे ध्यान से देखो, सबसे छोटा वैल्यू क्या मिला मुझे? इन्फीमम मिला। सबसे बड़ा क्या मिला? सुप्रीमम एक्सन मिला। ये दोनों उनके बीच में है। इसका मतलब ये हुआ कि इन्फीमम ऑफ एक्सन सबसे छोटा होगा या बराबर होगा, फिर बराबर भी हो सकता है। सबसे पहला एग्जांपल याद करो, -1 की पावर n, -1 की पावर n, उसमें सुप्रीमम लिमिट सुपीरियर के बराबर हुआ था, इन्फीमम लिमिट इंफीरियर के बराबर हुआ था, तो बराबर भी हो सकता है। हम ये नहीं कह सकते बराबर नहीं होगा ना। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? ठीक है, ठीक है। और उसके बाद सुप्रीमम ऑफ एक्सन, तो ये एक ऑर्डर होता है, ये मत सोचना है कि सब एक है। देखो सब अलग अलग है, इस फॉर्मूले से या इस पॉइंट से मुझे बात क्लियर हो रही है, ये सब कुछ क्या है? अलग अलग है। देखो सुप्रीमम का वो इन्फीमम उठाया था उसने, तो जाहिर सी बात है सुप्रीमम का इन्फीमम उठा रहा है, तो जाहिर सी बात है ये वैल्यू इससे छोटी होगी या फिर इससे बराबर होगी, ये बड़ी तो कभी होगी नहीं। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? और इसने क्या किया था? इन्फीमम, जितने इन्फीमम आए थे उनका सुप्रीमम उठाया था, तो ये वैल्यू पक्के सुप्रीमम से क्या आएगी? छोटी आएगी। इन्फीमम वैल्यू उठा रहा था, उसका सुप्रीमम उठाया, मतलब जो कम कम है उनमें सबसे ज्यादा जो है वो बताओ, है ना। तो वो हमारा इंफीरियर बना था, ठीक है। और इन्फीमम सबसे कम वाले को बताएंगे, क्योंकि जो कम 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 है, मतलब जो इंफीरियर मतलब जो इन्फीमम है, उनमें से सबसे बड़ा कौन है? वो इंफीरियर होता है, और इन्फीमम सबसे छोटा वाला ही रहेगा, वो अलग चीज रहेगी। इसका मतलब वो जो वैल्यू है वो इसके बराबर ही हो सकता है, सबसे छोटा माना जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? मैंने क्या बताया कि नहीं समझ में आई बात? हाँ सबसे बड़ा होगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? मैंने क्या बताया कि मैं एक बार फिर से बताऊं? पक्का, ठीक है, ओके। तो ऑक्सीलेट सीक्वेंस बात करते हैं फाइनाइट के लिए। किसकी बात के लिए? फाइनाइट के लिए।
तो जाहिर सी बात है कि लिमिट सुपीरियर ऑफ एक्शन, लिमिट इंफीरियर ऑफ एक्शन डज नॉट इक्वल रहेंगे, डज नॉट इक्वल रहेंगे, लेकिन दोनों कैसे रहेंगे? फाइनाइट रहेंगे। कैसे रहेंगे? फाइनाइट रहेंगे। तो मैं उसको बोलूंगा ऑक्सीलेट सीक्वेंस। क्या बोलूंगा? ऑक्सीलेट सीक्वेंस। तो पहला जो सीक्वेंस था हमारा याद हो -1 की पावर n, उनमें लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर क्या दोनों इक्वल आए थे? नहीं आए थे। क्या इनफाइनाइट थे? नहीं, फाइनाइट थे। इसका मतलब वो कैसे सीक्वेंस है? ऑक्सीलेट सीक्वेंस, लेकिन कैसे से? फाइनाइटली। कैसे? फाइनाइटली ऑक्सीलेट सीक्वेंस है। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे ऑक्सीलेट सीक्वेंस होते हैं, वो कैसे होते हैं? इनफाइनाइट ऑक्सीलेट सीक्वेंस होते हैं। वो कैसे होते हैं उनको समझ लीजिए। इतना नोट कर लिया? देखो अब इनफाइनाइटली ऑक्सीलेट्स सीक्वेंस, ठीक है। अब इसकी बात कर लेते हैं, है ना। तो इनफाइनाइटली मतलब ये हुआ कि भाई लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर दोनों डज नॉट इक्वल हो, लेकिन एग्जिस्ट कैसे हो? एग्जिस्ट हो इनफाइनाइटली। कैसे? हाँ, इनफाइनाइटली हो, लेकिन दोनों कैसे हो? डज नॉट इक्वल, मतलब एक प्लस इनफाइनाइट एक माइनस इनफाइनाइट, ऐसे एग्जिस्ट हो जाए, है ना। तो वो हो जाता है इनफाइनाइटली ऑक्सीलेट सीक्वेंस, ठीक है। नोट कर लो। ये जो दो क्वेश्चन मैंने लिए, इन दो क्वेश्चन से तुम्हारा लिमिट पॉइंट और बाउंडेड में, बाउंडेड अबव बाउंडेड बिलो, लिमिट पॉइंट और लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर के कॉन्सेप्ट को और मजबूत बनाएंगे, है ना। तुम्हें ये समझाएंगे ये अच्छे से कि कहाँ पर लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन अच्छे से अप्लाई होती है। तो पहला काम आपका क्या ऑब्जर्व करना होता है, जो भी सीक्वेंस गिवन है, मेरी बात को ध्यान से समझे, जो भी सीक्वेंस गिवन है पहले वो उसके बाउंडेडनेस के बात करो कि बाउंडेड बिलो है, बाउंडेड अबव है कि बाउंडेड है। हो सकता है कि बाउंडेड अबव हो तो बाउंडेड बिलो ना हो सकता है बाउंडेड बिलो हो तो बाउंडेड अबव ना हो। मेरी बात को ध्यान समझना। अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ? हो सकता है कि बाउंडेड अबव ना हो सकता है बाउंडेड बिलो ना हो सकता है कि बाउंडेड अबव बाउंडेड बिलो दोनों ना हो। अब इससे समझना मैं क्या बताना चाहता हूँ। अगर वो बाउंडेड अबव नहीं है तो इसका मतलब है कि वो प्लस इनफाइनाइट उसका इंटीरियर सुपीरियर बनेगा। इसका लिमिट सुपीरियर क्या बनेगा? प्लस इनफाइनाइट। अगर वो बाउंडेड बिलो नहीं है तो वो उसका इन्फीरियर क्या बनेगा? लिमिट इन्फीरियर माइनस इनफाइनाइट बनेगा। बात समझो सीधे, मतलब लिमिट पॉइंट कुछ भी हो, लिमिट पॉइंट उसका कुछ भी हो, लिमिट पॉइंट उसका कुछ भी हो, मेरी बात समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। उसका लिमिट पॉइंट कुछ भी आ जाए, हमें डजन मीन, हमें उससे ध्यान ही नहीं देना है। बाउंडेड अबव नहीं है सीधे प्लस इनफाइनाइट लिमिट सुपीरियर, बाउंडेड बिलो नहीं है सीधे माइनस इनफाइनाइट लिमिट इन्फीरियर। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो एक बात तो हमें समझ में आ गई, लेकिन अभी कुछ कॉन्सेप्ट रह गए। वो क्या? जैसे हमने बताया कि अगर वो बाउंडेड है, अगर वो बाउंडेड है तो हम लिमिट पॉइंट निकाल लें, और लिमिट पॉइंट निकालने के बाद उसका बाउंडेड है, मतलब समझो बाउंडेड है का मतलब ये हुआ कि कम से कम एक लिमिट पॉइंट तो उसके पास होना ही चाहिए। वो होगा ही, गारंटी के साथ होगा, क्योंकि हमारा नोट पॉइंट कहता है, ये थ्योरम कहती है हमारी, है ना। तो इससे एक बात समझ में आ गई कि अगर वो बाउंडेड है तो इसका मतलब हुआ कि उसके पास लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर कैसे एग्जिस्ट होंगे? फाइनाइटली या इनफाइनाइटली? अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है तो फाइनाइट। क्यों? क्योंकि बाउंडेड अबव भी एग्जिस्ट हो रहा है और बाउंडेड बिलो भी। अभी हमने बताया अगर बाउंडेड एग्जिस्ट अबव एग्जिस्ट हो रहा है तो फाइनाइट होगा, लिमिट सुपीरियर, और बाउंडेड बिलो अगर एग्जिस्ट हो रहा है, बाउंडेड बिलो एग्जिस्ट होने मतलब बाउंडेड बिलो है वो, अगर बाउंडेड बिलो है तो उसका लिमिट इन्फीरियर क्या होगा? फाइनाइट होगा। तो जब समझो अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है, बाउंडेड होने का मतलब हुआ कि बाउंडेड अबव भी है और बाउंडेड बिलो भी है। अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो दोनों रखता है तो इसका सेंस ये कहता है कि उसका लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर दोनों ही फाइनाइट होंगे, ठीक है। इनफाइनाइट कब जाएगा? जब उनमें से एक बाउंडेड ये तो बिलो ना हो, ये तो बाउंडेड अबव ना हो। तो जो नहीं होगा वही उसका इनफाइनाइटली एग्जिस्ट होगा, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को समझो मैं क्या बता रहा हूँ ना। तो यहाँ से एक बात है, ये कुछ क्वेश्चन मेरे पास लिखे हुए हैं, ठीक है। अच्छा, ये बाउंडेड अबव एग्जिस्ट नहीं है, लेकिन अगर हमें लिमिट पॉइंट मिल गया, हमें लिमिट पॉइंट उसका मिल गया, तो जो बाउंडेड अबव एग्जिस्ट नहीं है तो जाएगा लिमिट सुपीरियर क्या बनेगा? प्लस इनफिनाइट। लेकिन लिमिट पॉइंट मिल गया तो लिमिट पॉइंट क्या बन जाएगा? फिर स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट जो होगा वो क्या बनेगा? वो इंफीरियर बन जाएगा।
बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? पक्का ही ना? आ गई ना? ठीक है। तो ये बात इंपॉर्टेंट थी, वो मैंने समझा दिया तुम्हें। और यही इन्हीं कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करने के लिए मैंने कुछ क्वेश्चन भी ले लिए अपने पास। ठीक है, ये सीक्वेंस है FN, इसमें FN मेरा क्या है वो बता दिया कि अगर n मेरा ऑड आता है तो 1 दूंगा मैं, अगर मेरा n इवन आता है तो मैं n ही दे दूंगा, मतलब 2 आया तो 2 दे दूंगा, 4 आया तो 4 दे दूंगा, 6 आया तो 6 दे दूंगा। बात समझ में आई नहीं आई? मतलब ये जो सीक्वेंस लिया लिखा है वो एक्चुअल में कुछ ऐसे लिखा है, 1 फिर 2 फिर 1 फिर 4 1 6 1 8 एंड so on। अब ये बताओ बाउंडेड बिलो तो है, बाउंडेड बिलो बाई 1, अरे बाउंडेड बिलो है कि नहीं है? क्या बाउंडेड एबव है? नहीं है। तो इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है बाउंडेड बिलो बाई 1 है ना, इज बाउंडेड बिलो बाई 1, ठीक है, एंड इज नॉट बाउंडेड एबव बाई कुछ भी है ना, बाउंडेड एबव है नहीं तो क्या बात है ना? बस समझ में आई? ठीक है। अच्छा ये बात कर लें तो 1 इसका लिमिट पॉइंट है या नहीं? क्यों है? क्योंकि 1 का नंबर ड्रा करेंगे तो 1 को इस 1 को छोड़कर भी बहुत सारे इसके लिए हाँ सीक्वेंस के टर्म आ रहे हैं। क्यों? अदर 1 नहीं आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। तो सीक्वेंस के बहुत सारे टर्म आ रहे हैं, इसलिए मेरे बाउंडेड एबव सॉरी बाउंडेड बिलो है, और वो लिमिट पॉइंट भी है 1, है ना? तो 1 इज अ लिमिट पॉइंट। नहीं समझने क्या बात आ गई? ये मेरा क्या है? बाउंडेड एबव है। बात समझना। अब ये मतलब ना बोल देना कि बाउंडेड बिलो बाई 1 है इसलिए हमारा ये हो गया ना, गलत बात। बाउंडेड बिलो बाई 1 है इसलिए लिमिट पॉइंट नहीं है। लिमिट पॉइंट ये इसलिए है क्योंकि ये सीक्वेंस के बहुत सारे टर्म अपने अंदर ले रहा है। अब एक एग्जांपल दिया था, जो 0 इधर था, 3/2 इधर था और 1 पे और दोनों जा रहे थे। यहाँ बाउंडेड बिलो बाई 0 था लेकिन फिर भी लिमिट पॉइंट नहीं था। ये बाउंडेड अबव बाई 3/2 था लेकिन फिर भी लिमिट पॉइंट नहीं था। इसका मतलब ये हुआ कि हम ऐसे लिमिट पॉइंट नहीं बोलते हैं। हमने 1 को लिमिट पॉइंट इसलिए क्योंकि ये सीक्वेंस के अगर हम इसमें कोई भी छोटा छोटा नंबर ड्रा करते तो सीक्वेंस के इन्फिनाइट टर्म उसके अंदर आ रहे थे, इसलिए मैं उसको बोलूंगा लिमिट पॉइंट। इसलिए मैंने 1 को वहाँ पर क्या बोला था? लिमिट पॉइंट। यहाँ पे ये 1 लिमिट पॉइंट क्यों मैंने समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? मतलब ये मत कह देना कि ऐसे हो गया, नहीं, उसका एक रीजन है, ऐसे नहीं बोलेंगे हम। मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, तो बाउंडेड अबव नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि लिमिट सुपीरियर क्या बनेगा? इसका क्या बनेगा? प्लस इन्फिनाइट। कहानी समझ में आ गई? अगर बाउंडेड बिलो है और लिमिट पॉइंट भी मुझे मिल गया, हमने क्या बोला था? स्मॉलेस्ट लिमिट। अब अदर कोई लिमिट पॉइंट तो है नहीं, ना 2 है ना 4 है ना 6 है, 1 ही इसका एक लिमिट पॉइंट है। तो अगर एक लिमिट पॉइंट तो इसका स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट भी 1 ही होगा। इसका मतलब यही इसका क्या बन जाएगा? नहीं समझना है क्या? आ गई? पक्का आ गई? ठीक है। अब मेरे पास एक पॉइंट तो कहानी क्लियर हो गई, लेकिन अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या क्या बताता है? बाउंडेड बिलो है, पहले देखो, -1 -2 -3, अगला -4 आएगा, माइनस ये 4 आई थिंक होना चाहिए। यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन में, आई थिंक यहाँ 4 होना चाहिए था, नहीं 3 ही है, -1/3 ही है। तो आई थिंक फिर -1/3 -1/3 यही चलेगा, है ना? लेकिन गलत क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्या होना चाहिए इधर? -4 होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? -4 होना चाहिए था। क्वेश्चन ये है -4, नहीं गलत हो जाएगा, -4 होगा। ठीक है, चलो अब समझो, ये क्वेश्चन गलत था यहाँ पे, यहाँ -1/4 होना चाहिए था। अब तभी सीक्वेंस बन पा रहा है अच्छा सा। -1 फिर -2 फिर -1/3 फिर -3 फिर -1/4 फिर -4 फिर -1/5 फिर -5 फिर -1/6 फिर -6। अब ये देखो बाउंडेड बिलो है या नहीं? नहीं। अगर मैं सीक्वेंस के टर्म को देखूं, -1 यहाँ है, फिर -2 यहाँ है, फिर -3 यहाँ है, फिर -4 यहाँ है, फिर एंड सो ऑन। मतलब बाउंडेड बिलो तो है नहीं, लेकिन हम देखते हैं बाउंडेड अबव के लिए। ये बढ़ रहा है ना, ये छोटा होता जा रहा है, मतलब बढ़ रहा है। तो -1/3 यहाँ है, ये 0 यहाँ पे होगा ना, -1/4 यहाँ है, -1/5 यहाँ है, माइनस एंड सो ऑन, मतलब ये इधर जा रहा है, लेकिन 0 इसके अंदर नहीं आएगा। बस समझना,
इसका मतलब जीरो में अगर मैं कोई भी एक नेबरहुड ड्रा करता हूँ तो सीक्वेंस के इन्फिनाइट टर्म इसके अंदर आ रहे हैं, पक्का आएंगे। चाहे छोटा छोटा ड्रा कर लो तो भी आएंगे, नहीं समझ में आएगा मेरी बात, पक्का आएंगे, ठीक है। अगर वो आएंगे तो मैं जीरो क्या बन गया मेरा, लिमिट पॉइंट। जीरो इज द लिमिट पॉइंट। क्या बाउंडेड बिलो है, नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सीक्वेंस है इज नॉट बाउंडेड बिलो, है ना। ये बाउंडेड एबव तो है, बाउंडेड एबव बाई जीरो, लेकिन बाउंडेड बिलो नहीं है। अगर बाउंडेड बिलो नहीं है तो मैंने क्या बोला, जैसे ही बाउंडेड बिलो नन दिखे कि हाँ ये नहीं है तो हमारे मन में तुरंत लिमिट इन्फीरियर इसका क्या हो जाएगा, एफ एन का लिमिट इन्फीरियर इसका क्या हो जाएगा बेटा, तो इसका माइनस इन्फिनिट तुरंत लिख दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और लेकिन अगर हम बात करें इसके वैल्यू की बात कर लेते हैं, लिमिट सुपीरियर की बात कर लेते हैं, वो क्या बनेगा, वो क्या बनेगा, वो जीरो हो जाएगा। डाउट हो बता दो, पक्का, कोई दिक्कत, समझ में आ गया, ठीक, नोट कर लो, लगे। चलो मैं बता रहा हूँ, अब मैच करते जाओ। जैसे मैंने इसमें देखा, इस क्वेश्चन में मेरा क्या कहता है, इसको समझा। इस क्वेश्चन में मुझे ये देखने को मिलता है कि 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, इसका नाम 1 इज लिमिट पॉइंट, 2 इज लिमिट पॉइंट, दो लिमिट पॉइंट मिलेंगे। तो स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट क्या होगा, 1 होगा, और ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट क्या होगा, 2 होगा। तो स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट आपका 1 हो गया, ठीक है, और ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट आपका 2 हो गया। बिकॉज ये बाउंडेड भी है तो सीधे हम आंसर बोल देंगे 1 और 2। इसमें देखोगे 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5 चल रहा है, इसका मतलब 1 3 5 तीनों ही हमारे क्या होंगे, लिमिट पॉइंट होंगे। अब तीनों ही लिमिट पॉइंट होंगे, बाउंडेड है या नहीं, बाउंडेड बिल्कुल है। जितने भी रेंज, जो रेंज हो, फाइनाइट रेंज हो जाए, किसी सीक्वेंस का अगर फाइनाइट रेंज हो जाए तो बाउंडेड होता है हमेशा, फाइनाइट में कोई दिक्कत नहीं होती है, इनफाइनिटी में बस सोचना पड़ता है। और इसका रेंज क्या है, 1 3 5 ही तो है, फाइनाइट है। और 1 3 5 जो भी एलिमेंट है 1 3 5, तो ये हमारे क्या होंगे, लिमिट पॉइंट होंगे, 1 भी होगा, 3 भी होगा और 5 भी होगा। क्यों, 1 का अगर नंबर ड्रा करेंगे तो इनफाइनाइट मिनी टर्म आ जाएंगे, बहुत सारे 1 1 और भी हैं आगे, ठीक है। और 3 पे नंबर ड्रा करेंगे तो भी सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म आ जाएंगे, 5 पे नंबर ड्रा करेंगे तो भी सीक्वेंस के इनफाइनाइट टर्म आ जाएंगे। क्यों, एक 5 को छोड़ भी देंगे, बहुत सारे 5 तो भी हमारे पास हैं, इसलिए हमारे पास 1 भी और 3 भी और 5 भी तीनों ही लिमिट पॉइंट होगा। तो इसका लिमिट इन्फीरियर क्या हो जाएगा बेटा, तो सबसे छोटा लिमिट पॉइंट 1 3 5 में सबसे छोटा कौन है, 1। और लिमिट सुपीरियर इसका क्या होगा बेटा, लिमिट सुपीरियर होगा 5, ठीक है, कोई डाउट, हाँ, लिमिट पॉइंट 1 भी होगा, 3 भी होगा, 5 वो भी तो समझाया, बस समझ में ही नहीं आया, ठीक है। हम ये नहीं कहते हैं कि जितने लिमिट पॉइंट उतने ही सबको, अरे भाई स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट और ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट ढूंढना है तुम्हें, वो एग्जिस्ट पक्का करेगा अगर वो कोई बाउंडेड सीक्वेंस है तो, पक्का। अब इसमें हो, इसमें अगर हम बात करें तो इसमें मेरे पास सीक्वेंस के जो टर्म चल रहे हैं वो क्या चल रहा है, अभी हम ये तो क्वेश्चन भी मैंने बताया, तो एक जीरो, एक आई थिंक क्या मिला था, 3/2 आया था ना, तो ये तो ठीक है। लेकिन इसका एक ही पॉइंट को कन्वर्ट कर रहा है तो इसका लिमिट पॉइंट केवल एक आया था, एक आया था, तो इसका लिमिट सुपीरियर लिमिट इन्फीरियर दोनों इक्वल आया था क्योंकि कन्वर्जेंट है। और एक चीज याद रखो, जो कन्वर्जेंट है तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इतना बुद्धि नहीं चलाना, तुम्हें ये देखो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। अगर कन्वर्जेंट है सीधे इसकी लिमिट निकाल लो, सीधे इसकी क्या निकाल लो, लिमिट, और लिमिट इसकी क्या आएगी, 1 आएगी। तुम से यही बोल दो ये जो 1 आया यही लिमिट सुपीरियर है और यही इसका लिमिट क्या है, इन्फीरियर है, बात खत्म। ये कन्वर्जेंट है, क्या है, कन्वर्जेंट है, यही इसका लिमिट सुपीरियर बनेगा और यही इसका लिमिट इन्फीरियर बनेगा, जो मैं निकालूंगा an में निकाल लो, वो क्या देगा, 0। ये इसका क्या है, लिमिट सुपीरियर है और ये इसका क्या है, लिमिट इन्फीरियर है। बोलो समझ में आया। अगर मैं इसका देखूं तो ये कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, ये कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है। अच्छा, ये एक बार अंदर मल्टीप्लाई करो जरा, तो एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है, -1 की पावर n प्लस -1 की पावर n अपॉन n। ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस या कन्वर्जेंट सीक्वेंस है ना, डाइवर्जेंट सीक्वेंस या कन्वर्जेंट। अच्छा बताओ ये कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट तो क्या आएगा, तुम खुद देखो, मैं दिखाता हूँ, सीक्वेंस ब्रेक करो पहले, -1 रखो, -1 सॉरी 1 रखो, 1 रखो, कितना है, -2 आया। अब 2 रखो, 2 रखें माइनस प्लस हो जाएगा, क्या आएगा, 3/2 आएगा। अब इसमें 3 रखो,
-4/3 आएगा, है ना। और फिर अगला जाएगा देखो 3/2, 4/3, 5/4, है ना, 5, 7/6 एंड सो ऑन। कोई डाउट आ रहा है? समझ में आ रही बातें? ठीक है, क्या पता चला सीक्वेंस क्या है। अब इसको हम नंबर लाइन पर ड्रा कर लेते हैं, है ना, ज़्यादा ये दिमाग नहीं लगाना। -2 यहाँ होगा, -4/3 कहाँ होगा, -1 पॉइंट कितना, और ये कितना आएगा, -1 पॉइंट कितना 2। अगला कितना आएगा, -8/7। ये कितना जाएगा, -1 पॉइंट कितना कितना, फिर भी -1, है ना। बात को समझो, अगर यहाँ हो -2 में हो, फिर -1 आया, -1 आगे जितने जा रहे हैं, देखो -1 यहाँ है, तो आगे जितने जा रहा है -1 के बड़ा क्लोज है। कोई है -1.31, कोई है 33, है ना, कोई है -1.2, कोई है -1.1। बात समझो, सब -1 की ओर जा रहे हैं। इसका मतलब -1 पे हम अगर ले कोई भी नंबर ड्रा करें तो से ये जो हमारा जो भी हमारा है सीक्वेंस, उसके इन्फिनाइट मेनी टर्म्स आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? टर्म्स आ रहे हैं। तो -1 इज अ लिमिट पॉइंट। इसका लिमिट पॉइंट कौन बना? -1 बना। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। तो -1 को सर्कल कर लो, क्योंकि एक लिमिट पॉइंट मिल गया तुम्हें। ठीक है, अभी बाउंडेड अबव बाउंडेड बिलो भी देखा जा रहा है, अभी इससे पता चलेगा। अगला देखो 3/2 मिला, 3/2 यहाँ है। 3/2 मतलब होता है 1.5, 5/4 का मतलब होता है 1.25, है ना। ये 50 मतलब ज़्यादा है ये, और ये कितना है 1.6। 6 × 6, यही बात, ऐसा कुछ जाएगा। 6 × 6, 4 बचे 40 बने। ठीक है, 6 बढ़ जाएगा, मतलब कुछ ऐसा आया। तो ध्यान से देखो, 1 यहाँ पे, 1.5 है यहाँ पे, फिर ये धीरे धीरे वैल्यू किसकी ओर जा रही है? ध्यान से देखो तो 1 की ओर जा रही है, मतलब 1 कहीं यहाँ होगा, तो सारे के सारे सीक्वेंस के टर्म यहाँ जा रहे हैं, मतलब ये इधर से यहाँ जा रहे हैं, इधर से यहाँ जा रहे हैं। ठीक है, तो बाउंडेड अबव बाई 3/2, बाउंडेड बिलो बाई -2। इसका मतलब सीक्वेंस कैसा है? बाउंडेड है। क्या कन्वर्जेंट है? नहीं है। क्यों कन्वर्जेंट नहीं है? क्योंकि अलग अलग इसमें लिमिट पॉइंट आ गए हैं। इसमें आ गया 1, इसमें आ गया -1। दो लिमिट पॉइंट है, एक -1 है, एक +1 है। तो जाहिर बात है इसमें हम कन्वर्जेंट नहीं करेंगे। क्यों? कन्वर्जेंट तभी कहते हैं उसका यूनिक लिमिट पॉइंट आ जाए। तो कन्वर्जेंट है? नहीं है। इसका मतलब कन्वर्जेंट नहीं है। अगर कन्वर्जेंट नहीं है बेटा, तो वी कैन से कि इसका इन्फीमम लिमिट पॉइंट क्या होगा? -1। इसका इन्फीमम लिमिट पॉइंट क्या होगा? बोलो, -1। तो लिमिट इन्फीरियर क्या बना? -1। लिमिट सुपीरियर क्या बना? ये किया था तुमने? ये नहीं किया था। ये ऐसे करेंगे। ठीक है, नोट कर लो, नोट कर लो, फिर अब करें, क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन भी कराने हैं ना। नोट कर लो, -1 की पावर n इंटू n। इस क्वेश्चन को जरा डिस्कस करो। इसमें क्या है? ये बाउंडेड ना तो बिलो होगा, ना तो बाउंडेड अबव। क्यों? अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो ये -1, -2, -3, 4, -5, ठीक, 6 एंड सो ऑन। ना तो ये बाउंडेड अबव है और ना तो ये बाउंडेड बिलो है। इसका मतलब हुआ कि अगर ये नाइदर केस है तो हम क्या बोलेंगे? लिमिट सुपीरियर लिमिट इन्फीरियर के बारे में क्या बोलेंगे? तो लिमिट सुपीरियर आएगा +∞ और लिमिट इन्फीरियर आएगा -∞। याद आया कि नहीं याद आया? कितने अच्छे से बताया था। तो ना तो ये बाउंडेड बिलो है, ना तो बाउंडेड, जैसे तुमने देखा कि ना तो ये बाउंडेड बिलो है, ना तो बाउंडेड अबव, तुरंत बता दो बाउंडेड अबव नहीं है, लिमिट सुपीरियर क्या बनेगा? +∞। बाउंडेड अबव बिलो नहीं है, लिमिट इन्फीरियर क्या बनेगा? -। तुरंत बोलो यार, दिक्कत क्या है इसमें? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बात कर लेते हैं। इसको रब कर दूं मैं? नहीं, पॉइंट क्लियर। अब इस पॉइंट की बात करो। ये तो कहानी समझ में आ गया होगा कि इसमें लिमिट सुपीरियर बनेगा ऑफ एक्शन, वो कितना बन जाएगा? +∞, और लिमिट इन्फीरियर ऑफ एक्शन क्या बन जाएगा? -∞। चलो इस क्वेश्चन की बात करो, ये क्या है? n π/3 चल रहा है। क्या क्या मिला कि √3/2 मिल रहा है, ये तो √3/2 मिल रहा है, ये तो 0 मिल रहा है, तो -√3/2 मिल रहा है, वगैरह वगैरह ये मिल रहा है ना। तो तुम इसमें अगर इसको ऑब्जर्व कर लेना, ठीक है, इसको अच्छे से ऑब्जर्व कर लेना, तो तुम अनुभव पाओगे कि इसका √3/2 जो होगा
वो भी एक लिमिट पॉइंट है, 0 है वो भी एक लिमिट पॉइंट होगा। आई थिंक बहुत सारे आगे टर्म देखोगे जहाँ 0 मिल जाएगा तुम्हें, है ना। बात समझो मेरी, आगे बहुत सारे पॉइंट में तुम्हें 0 मिलेगा, बहुत सारे पॉइंट में तुम्हें प्लस का रूट 3/2 मिलेगा, बहुत सारे पॉइंट में तुम्हें माइनस रूट 3/2 मिलेगा। तो इसके लिमिट पॉइंट तुम्हें मिल जाएंगे। अगर मैक्सिमम लिमिट पॉइंट की बात करेंगे तो आएगा प्लस का रूट 3/2, और अगर मिनिमम लिमिट पॉइंट की बात करेंगे, स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट की बात करेंगे, वो आएगा माइनस का रूट 3/2। तो इसका लिमिट सुपीरियर क्या बना बेटा? तो इसका लिमिट सुपीरियर बन गया ऑफ एक्सन, वो कितना बन गया? प्लस का रूट 3/2। और लिमिट इन्फीरियर ऑफ एक्सन बन गया वो कितना? माइनस का रूट 3/2। बोलो कहानी क्लियर है? अरे बोलो कहानी क्लियर है? ये कन्वर्जेंट है कि नहीं है? कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। कहाँ पे कन्वर्ज होता है? ई पे कन्वर्जेंट होता है, ई पे कन्वर्जेंट होता है। तो इसका लिमिट सुपीरियर क्या बनेगा? ई। लिमिट इन्फीरियर क्या बनेगा? ई। इसके बताओ एक कन्वर्जेंट है नहीं है? अरे कन्वर्जेंट है या नहीं? ये 1/2 पावर n करो, लिमिट मिल रही नहीं मिल रही? देखो 1/2 पावर n करो, 1/2 पावर n। तो 1/2 पावर n लिमिट लगाएंगे तो 0 दे देगा, और इधर 1 दे देगा। 1 × 0 करेंगे तो क्या आएगा? 0 आया ना? कन्वर्जेंट है ना? अगर कन्वर्जेंट है तो हम क्या कह सकते हैं? अरे कन्वर्जेंट है कि नहीं पहले बताओ? पक्का कन्वर्जेंट है। तो लिमिट सुपीरियर और लिमिट इन्फीरियर दोनों सेम होगा, और वही होगा जो इसका लिमिट होगा। इसका लिमिट क्या आया? 0। लिमिट सुपीरियर क्या होगा? 0। लिमिट इन्फीरियर क्या होगा? 0। एक कन्वर्जेंट है, लिमिट सुपीरियर क्या होगा? ए। लिमिट इन्फीरियर क्या होगा? ए। हो गया आंसर। तो मुझे लगता है कि ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये मुझे बताने की कॉन्सेप्ट जरूरत नहीं है। बिकॉज वाई? क्योंकि तुम कोई भी ऐसा सीक्वेंस एज्यूम कर लो, ठीक है, कोई भी सीक्वेंस तुम ऐसा एज्यूम कर लो जिसमें ऐसा कुछ फॉलो हो रहा हो। सीक्वेंस के टर्म F1 G1 से छोटा हो, F2 G2 से छोटा हो, F3 G3। देखो पहली बात, वो बाउंडेड सीक्वेंस होने चाहिए हमारे पास। Fn और Gn दोनों कैसे होने चाहिए? बाउंडेड सीक्वेंस होने चाहिए। तो तुम क्या करना, जब भी एग्जाम में कन्फ्यूजन आ जाए, वैसे आनी नहीं चाहिए क्योंकि सिंपल डेफिनेशन इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कभी भी तुम्हारे पास ऐसे कोई कन्फ्यूजन आ जाए, ठीक है, तो तुम करोगे क्या? तुम्हें F1 और मतलब ऐसा एक सीक्वेंस एज्यूम कर लेना है, ऐसा सीक्वेंस एज्यूम कर लेना है जो ये तो सीक्वेंस के टर्म ये तो बराबर हो जाएं, ये तो क्या हो जाएं? इससे बड़ा हो जाए। अब तुम्हें सीक्वेंस बताता हूँ। Fn ले लो, इसके लिए Fn सीक्वेंस ले लो तुम बेटा, 1 0 1 0 1 0 1 0, कोई भी सीक्वेंस ले लो। बाउंडेड है या नहीं? बाउंडेड। लिमिट सुपीरियर लिमिट इन्फीरियर भी इसका एडजस्ट होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलो मैं यहाँ पे लेता हूँ Gn ले लेता हूँ, Gn ले लेता हूँ, यहाँ पे लेता हूँ 2 3 2 3 2 3 2 3 एंड सो ऑन। क्या इससे ये बड़ा है? क्या इससे ये बड़ा है? इससे बड़ा है, हर टर्म से बड़ा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ रहा है? क्या Gn बाउंडेड है या नहीं? Fn बाउंडेड है या नहीं? ऐसा कोई छोटा मोटा सीक्वेंस मतलब अपनी तरफ से जूम कर लिया करो, मतलब इसमें कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। मेरी बात समझना मैं क्या कह रहा हूँ, इसमें कोई कंफ्यूजन ना रहे ऐसा एज्यूम कर लो, कोई डाउट नहीं है। अब अगर मैं ये देखूं कि हाँ Fn जो है मेरा वो लेस देन आर इक्वल टू Gn का फॉलो कर रहा है, ठीक है, तो अब तुम्हें देखना है कि लिमिट सुपीरियर का क्या होगा। तो Fn का लिमिट सुपीरियर क्या बनेगा बेटा, ये बताओ। Fn का लिमिट सुपीरियर क्या बनेगा? 1 बनेगा। लिमिट इन्फीरियर क्या बनेगा इसका? लिमिट इन्फीरियर क्या बनेगा Fn का? 0। इसका लिमिट सुपीरियर क्या बनेगा? 3। लिमिट इन्फीरियर क्या बनेगा? 2। ठीक है, अब F1 और Gn के लिमिट सुपीरियर में पहले कंपैरिजन कर लो, कौन बड़ा है? Gn वाला या Fn वाला? Gn वाला बड़ा है, पक्का? तो बोलेंगे लिमिट सुपीरियर ऑफ Fn इज लेस देन आर इक्वल टू लिमिट। अच्छा इक्वल टू क्यों लगाया मैंने? बराबर भी हो सकता है, क्यों यहाँ इक्वल टू लगा, यहाँ इक्वल टू नहीं लग सकता? हो सकता है कि मैं यहाँ पे 0 ले लेता, हो सकता है यहाँ पे 0 ना लेकर ये चलो 3 रखने दो, हम यहाँ 0 ले सकते हैं, लेकिन चलो हम 3 रहने दो, हम इसको 0 कर लेते हैं, इसको 0 कर लेते हैं, सॉरी 0 नहीं ले सकते हैं, 1 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 1 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 1 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 1 ले लेते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? तो कहीं ना कहीं से इक्वल हो सकता है, यहाँ अभी इक्वल नहीं हो रहा है, ठीक है, यहाँ अभी इक्वल नहीं हो रहा है, तो हम ऐसा भी तो ले सकते हैं 1 0 1 0 1 0। इक्वल आया कि नहीं आया? आया।
और ऐसा भी ले सकते हैं, देखो ध्यान से मेरी बात को समझना मैं क्या कह रहा हूँ, 2 और 0 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 है ना। अब देखो ध्यान से, तो इसका जो इन्फीमम वाला है वो बराबर आपस में आ गया, इन्फीमम वाला देखो आपस में क्या आ गया, बराबर। इस तरह मैं सुप्रीम बराबर कर सकता हूँ, इन्फीमम को चेंज कर सकता हूँ। क्या ले सकता हूँ, सुप्रीम 1 ले लो, यहाँ कर लो -1, यहाँ कर लो 1, यहाँ कर लो -1, सॉरी -1 से छोटा हो रहा है, तो यहाँ कर लो आप 1 और यहाँ कर लो 0.5, अरे 0.5 ले लो, 1/2 ले लो, जरूरी है क्या ये ले लो, 1/2 ले लो, 1/2 ले लो, 1/2 ले लो। अब तो ठीक है, सुप्रीमम बराबर हुए कि नहीं हुए, तो कहने मतलब मैं सुप्रीम बराबर कर सकता हूँ, मतलब यहाँ पे मैं इक्वल टू कंडीशन इसलिए ला रहा हूँ, बराबर हो सकते हैं। बात को समझना मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। चॉइस पर डिपेंड करती है, तुम चॉइस कैसा करते हो। अभी हमने 2 3 चॉइस किया, हमने उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन लगाया अपना, ठीक है। कितनी बात समझ में आई। तो क्या इनमें देखो बड़ा कौन है, जीएन वाला बड़ा है, एफएन वाला क्या है, छोटा है, और छोटा बराबर भी हो सकता है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, लिमिट एफएन इज लेस देन और इक्वल टू लिमिट जीएन। कहानी क्लियर हुआ। इस तरह इसमें लगाऊंगा कि लिमिट एफएन, इसको लिखो जीएन लिखो, लिमिट एफएन, लिमिट इनफीरियर ऑफ एफएन और लिमिट इनफीरियर ऑफ जीएन। तो इसमें कौन छोटा हुआ, लिमिट इनफीरियर ऑफ एफएन छोटा हुआ और लिमिट इनफीरियर ऑफ जीएन बड़ा हुआ। बराबर भी हो सकता है, अभी मैंने दिखाया। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास ऐसा आ जाएगा। कहानी क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है। अब अच्छा ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, समझ में आ गया, कोई दिक्कत, ठीक है। एफएन प्लस जीएन कैसे ऐड होगा, पहला टर्म पहले टर्म से ऐड होगा, दूसरा टर्म दूसरे टर्म से ऐड होगा, तीसरा टर्म तीसरे टर्म से ऐड होगा, चौथा चौथा से ऐड होगा, पांचवा से ऐड होगा, छठवां से ऐड होगा, सातवां से ऐड होगा, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि अगर ऐसा करोगे तो तुम्हें ऐसा देखने को मिलेगा। तो तुम पता करो कि ऐसा देखने को मिलेगा या नहीं। कैसे पता करेंगे गुरुजी, तो पहले तो तुम बराबर के लिए इनक्वालिटी देखो, और स्ट्रिक्टली के लिए मतलब ये जो स्ट्रिक्टली लेस देन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, एक तो चीज है हमने लिमिट में पढ़ा है। हमने लिमिट में क्या पढ़ा है, देखो एक कन्वर्जेंट अगर हो गए, मेरी बात को समझना, बराबर वाले कौन से हो सकते हैं, बराबर वाले कौन से हो सकते हैं। तो हमने देखा क्या देखा हम लोगों ने कि अगर कोई दो कन्वर्जेंट सीक्वेंस ले लो, और कन्वर्जेंट एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज द बाउंडेड सीक्वेंस, मेरी बात को समझो मैं क्या कह रहा हूँ। कोई दो कन्वर्जेंट सीक्वेंस ले लो, उनका एडिशन करो, वो भी कन्वर्जेंट होंगे। ये तुम लोगों ने सीखा, नहीं समझे क्या बात आ गई। तो हम लोगों ने ये तो देखा, लिमिट ऑफ एफ एन प्लस जी एन बराबर लिमिट ऑफ एफ एन और प्लस लिमिट ऑफ जी एन, यही सीखा हम लोगों ने, जस्ट यही सीखा। नहीं समझ आएगा मेरी बात, लिमिट तो समझो मैं क्या कह रहा हूँ। लिमिट ऑफ एफ एन प्लस लिमिट ऑफ जी एन बराबर लिमिट ऑफ एफ एन प्लस जी एन, यही होता है। मतलब बराबर करने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना, दो कन्वर्जेंट सीक्वेंस ले लेने हैं, कोई दो कन्वर्जेंट, उनको जोड़ के देख लो तुम, ठीक है, और उनके अलग अलग निकाल के जोड़ के देख लेना, दोनों वो बराबर आएंगे। क्या आएंगे, बराबर आएंगे। उनके लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर क्या आएंगे, बराबर है, क्योंकि उनके लिए लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर इज इक्वल टू लिमिट ऑफ सीक्वेंस, ये मैंने समझाया था। इसका मतलब बराबर में तो कोई पंगा नहीं है। अगर बराबर के इनक्वालिटी में कोई कंफ्यूजन हो तो याद रखना कि लिमिट की आप कॉन्सेप्ट लगा सकते हो कन्वर्जेंट वाले तरीके से, क्योंकि वो भी बाउंडेड सीक्वेंस होता है, तो उससे तुम बराबर वाला कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर सकते हो अपना। मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। तो बराबर वाला कॉन्सेप्ट तो कहां से क्लियर हो जाएगा मुझे, कन्वर्जेंट सीक्वेंस से। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज अ बाउंडेड सीक्वेंस, तो हम उसको आराम से कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बराबर वाला कॉन्सेप्ट तो वहां से हम लिमिट ऑफ हम बताए थे ना, लिमिट ऑफ सीक्वेंस, हाँ जो अलजेब्रा लिमिट ऑफ सीक्वेंस बताया था, वहां से तुम इसको अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बराबर में कोई डाउट नहीं, लेकिन हमारा डाउट आएगा तो कहाँ आएगा, लेस देन और ग्रेटर देन में आएगा। उसको कैसे क्लियर करें सर, उसको कैसे क्लियर करें, दो सीक्वेंस अज्यूम करो, कोई दो सीक्वेंस अज्यूम करो जो कि कन्वर्जेंट ना हो, बाउंडेड हो बट कन्वर्जेंट ना हो। मेरी बात समझो मैं क्या कह रहा हूँ। कोई दो सीक्वेंस एज्यूम करो, बाउंडेड हो, हाँ यही दो ले लो, बाउंडेड हो कन्वर्जेंट ना हो, मैंने ले लिए, कोई दो सीक्वेंस ले लिए, बाउंडेड है कन्वर्जेंट नहीं है। अब इसका जरा लिमिट इनफीरियर निकालो। अभी लिखा था मैंने इनफीरियर ऑफ, सॉरी ऐसे लिख दो यार, ऐसे ज़्यादा सही रहता ना मुझे। लिमिट सुपीरियर कितना आया था, 1, लिमिट इनफीरियर कितना आया था, 0 आया था, सॉरी ऊपर वाले का, इसका तो लिमिट सुपीरियर कितना आया था, 3 आया था, इनफीरियर कितना आया था, 2 आया था, इसका कितना आया था, 0 आया था। अब यहाँ तक कहानी क्लियर है। अब चलो मैं पहले ये वाला कॉन्सेप्ट लगाता हूँ।
इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो, 3 3 3 3 एंड सो ऑन। इसका मतलब ये 3 पे गया, ये कितने पे गया, 3 पे गया। इसका लिमिट सुपीरियर भी वही है, लिमिट इन्फीरियर भी, तो 3 3 दोनों मिल गया। कोई डाउट हो बताओ मुझे? नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, पक्का है स्ट्रिक्टली मिलेगा तुम्हें, इक्वल नहीं नजर आएगा इक्वल तुम्हें नजर नहीं आएगा, देख लेना, मैं करके दिखाता हूँ। इसका सुपीरियर कितना है 1, इसका सुपीरियर कितना है 3, 3 1 कितने होते हैं 4, क्योंकि इससे डायरेक्टली बड़ा है बात को समझो, एग्जाम्पल बनाना आसान है कि नहीं है? कोई बना सकते हो ना? जहाँ पे एग्जाम में कंफ्यूजन आ जाए वहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल बना लेना। और कैसा बनाना, याद रखना, इक्वल, कोई इक्वल के लिए कन्वर्जन बना लेना। अगर इक्वल तुम्हें चेक करना है, इक्वल होगा नहीं होगा तो कन्वर्जन का बना लेना। लेकिन अगर तुम्हें, मुझे लगता है इक्वल में कोई कंफ्यूजन नहीं आएगी, कंफ्यूजन आएगी तो कहाँ आएगी, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, स्ट्रिक्टली लेस देन में आएगी, वहीं पे दिक्कत आएगी। तो तुम्हें उसके लिए क्या करना है कि 2 बाउंडेड सीक्वेंस बनाने हैं, 2 बाउंडेड सीक्वेंस, कोई भी 2 बाउंडेड सीक्वेंस बनाने हैं जो कि कन्वर्जेंट ना हो, बाउंडेड हो पर कन्वर्जेंट ना हो, ऐसे सीक्वेंस बनाने हैं। फिर उसको तुम कोई भी बाउंडेड सीक्वेंस बना लेना, तुम उनको फिर तुम लगा के देख लेना, तुम्हारा ऑटोमेटिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और तुम्हें ऑप्शन डिस्कार्ड करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, इजीली डिस्कार्ड। देखो फॉलो हुआ कि नहीं हुआ? पक्का फॉलो होगा, पक्का फॉलो होगा। अदर कोई इनक्वालिटी लगा देता वो फॉलो होता ना होता। तो वैसे भी इक्वल वाला तो पक्का, तो 2 ऑप्शन तो ऐसे होंगे कि 2 में स्ट्रिक्टली लगा होगा, 2 में क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू लगा होगा, और लेस देन ग्रेटर देन, दोनों ऑप्शन मिलेंगे। तो बड़ी कंफ्यूजन आ जाती है कि कौन सा होगा कौन सा होगा, है ना? उसमें क्या करोगे, जैसे जो इक्वल नहीं लगा तो 2 ऑप्शन ऐसे कट गए, जिसमें इक्वल नहीं लगा वो ऑप्शन पहले कट गया। अब जो इक्वल लगा है उनमें, अब इक्वल में कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब लेस देन और ग्रेटर देन में कंफ्यूजन आ जाती है, वो सबको आ जाती है। तो उसके लिए डाउट क्या है, हमने डाउट क्लियर करने का तरीका क्या बताया, कोई भी एग्जाम्पल सेट कर लो और उससे पता कर लो, एक झटके में सही हो पता चल जाएगा कौन है। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? पक्का क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पक्का क्लियर है? चलिए आइए इसमें, आइए सामने। अब इसमें समझते हैं ये क्या है। ये 3 हो गया था, इन्फीरियर कितना है 0 हो गया, ये कितना है 2 है, ऐड कर दो 2 आ जाएगा, और पक्का ये बड़ा है। अब तो कुछ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर है, याद कर लोगे ना ये? ठीक है, एग्जाम्पल भी साथ में जरूर लिख लेना, स्ट्रिक्टली के लिए जरूर लिखना, मतलब इक्वल के लिए भले ना लिखो, स्ट्रिक्टली के लिए जरूर लिख लो, ठीक है? चलो इन 4 कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर कर लो, एक एक है ना, आधे आधे है ना, कुछ कुछ क्लियर करते हैं। इसको तो बहुत इजीली तरीके से शो कर सकते हो यार। तुम कैसे शो करोगे मैं तुम्हें समझाता हूँ। बाउंडेड है, बस समझना, बाउंडेड है, लिमिट इन्फीरियर क्या करता है, पहले इधर आओ, पहले लिमिट सुपीरियर क्या कहता है। लिमिट सुपीरियर कहता है कि जो सबसे बड़ा हो, मैक्सिमम हो, जो सबसे बड़ा हो, मतलब ग्रेटेस्ट बोल सकते हो, ग्रेटेस्ट लिमिट पॉइंट हो, उसी को लिमिट सुपीरियर कहते हैं। अब उस ग्रेटेस्ट में समझना, सबसे बड़े को अगर माइनस मल्टीप्लाई सबसे बड़ा बन जाता है सबसे छोटा, नहीं समझाएगी। अगर हम उस लिमिट, जैसे मान लो 1 3 5 लिमिट पॉइंट आया था 1 3 5, अभी क्वेश्चन कराए थे उसमें 1 3 5 लिमिट पॉइंट आया था। हम बोल रहे हैं अभी 5 बड़ा है, तो इसका लिमिट सुपीरियर क्या बना, 5 बन गया, ठीक है। लेकिन अगर हम -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो अब 5 छोटा हो जाएगा, मतलब ये जो 5 क्या बन गया, लिमिट इन्फीरियर बन जाएगा। मतलब ये माइनस मल्टीप्लाई कराते जो ये 5 था मेरा, वो क्या बन जाएगा, लिमिट इन्फीरियर बन जाएगा। वही बात लिखी हुई है कि इसका लिमिट सुपीरियर, इसका लिमिट इन्फीरियर बन जाता है। नहीं समझे क्या बात? पक्का आ गई ना ये चीज? तो ये बहुत ही तो नॉर्मल से कंक्लूजन है माइंड में। अब इसी तरह इसमें अगर हमारा कोई सीक्वेंस है FN है, बात को समझो फिर से, FN है, उसका इन्फीरियर क्या हुआ, मान लो -1 हुआ, 1 3 5 में इन्फीरियर क्या हुआ, -1 हुआ, सॉरी 1 हुआ, 1 3 5 में 1 हुआ इन्फीरियर। लेकिन जैसे हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, अब ये माइनस जो 1 है -1 बनी, सबसे बड़ा बन गया, मतलब वो सुपीरियर बन चुका है। तो -FN का वो क्या बन गया, सुपीरियर बन गया, लेकिन ये इसका क्या था, इन्फीरियर था। तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे नहीं होंगे? इस तरीके से तो कंक्लूजन निकाल सकते हो ना। एक ही वही 1 3 5 1 3 5 1 3 5 वाला जो एग्जांपल मैंने दिया था, उसी से आप ये क्वेश्चन का कंक्लूजन आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आ जाओ, अरे यार फिर वही बात आ गई, फिर वही बात हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हमने क्या बोला था, एफ एंड जी एन आर बाउंडेड हो, लेकिन यहाँ पे एक बात और आई, नॉन नेगेटिव आई, कोई बात नहीं, नॉन नेगेटिव सीक्वेंस लेंगे हम, क्या लेंगे, नॉन नेगेटिव लेंगे। हाँ नॉन नेगेटिव लेना है बस, नेगेटिव ना हो बस। तो एक बात इसमें समझो, मेरी बात को समझना, ठीक है। अब यहाँ पे एफ एन और जी एन मेरे पास जो हैं 2 सीक्वेंस हैं, ठीक बेटा। अच्छा कॉमन सेंस लगाओ, मैं क्या कहना चाहता हूँ, दोनों सीक्वेंस को मैंने प्रोडक्ट किया, क्या किया बेटा,
प्रोडक्ट। लेकिन अगर वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, कैसे सीक्वेंस है, अगर वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, बात को कहानी को ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्यों प्रॉब्लम नहीं है? हाँ, वहां पे बराबर वाली कंडीशन होल्ड करती है क्योंकि कन्वर्जेंट एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, तो पक्का वो बाउंडेड वाली कंडीशन फॉलो करेगा और उसका क्योंकि वो कन्वर्जेंट है तो उसका लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर दोनों इक्वल हो जाएगा। और इसका मतलब हुआ कि उसका लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर उसके लिमिट के इक्वल होगा। और लिमिट वहां पे लिमिट अलजेब्रा और लिमिट क्या कहती है कि अगर कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो उनका प्रोडक्ट भी कन्वर्जेंट होता है और उन्हीं लिमिट उनकी लिमिट के यानी एल इंटू एल डैश के ऊपर कन्वर्जेंट होता है। वो ये बात कहते ही नहीं कहती, बराबर में रहता है वो चीज। इसका मतलब बराबर वाली इनक्वालिटी हम कन्वर्जेंस से प्रूव कर सकते हैं, चाहे वो लिमिट इंफीरियर का हो चाहे वो लिमिट सुपीरियर का हो। क्यों? क्योंकि दोनों ही इक्वल होता है, कन्वर्जेंट वाले में कोई दिक्कत नहीं है। नहीं बात समझ पा रहे हो ना? पक्का ना? कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है कौन सी, बस स्ट्रिक्टली में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो तुम्हें एक ऐसा एग्जांपल सोचना है जो स्ट्रिक्टली के लिए फॉलो करे। तो हमें क्या एग्जांपल सोचेंगे, कैसे एग्जांपल सोचेंगे? एफएन इस बार मैंने लिया 3 5 7 3 5 7 3 5 7 एंड क्लियर है। अब इसको मैंने जीएन ले लिया, अब इजी एकदम समझ में आ जाएगा। ठीक है, 4 3 1 4 3 1 4 3 1 एंड सो ऑन। अब करके देखो, अब इसका प्रोडक्ट निकालो, एफ एन जी एन निकालो। ठीक है, अब ध्यान दो, 4 3 12 12 हुआ, 15 हुआ एंड 7 हुआ। ठीक आएगा, 12 आएगा, 15 आएगा, 7 आएगा, 12 आएगा, है ना, 15 आएगा और 7 आएगा। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? एफ एन जी एन का जो सुपीरियर बनेगा वो क्या बनेगा? हाँ, सुपीरियर बनेगा 15, इंफीरियर बनेगा 7। ठीक है, तो लिमिट इंफीरियर बन गया 7। क्लियर हो रहा है? इसका इंफीरियर कितना मिलेगा? एफ एन का, एफ एन का इंफीरियर कितना है? 3 है, और इसका इंफीरियर कितना है? 1 है। अब तुम बताओ बड़ा कौन है? 7। स्टिकलिंग मिला कि नहीं मिला? मिल गया फाइनली एग्जांपल कि नहीं मिला? अब इधर सुप्रीम को बताओ, इधर सुप्रीम कितना आएगा बेटा? एफ एन जी एन का सुप्रीम कितना आएगा? 15। इधर मिला 15। इधर सुप्रीम कितना आएगा बेटा? इसका सुप्रीम कितना है? 7। इसका सुप्रीम कितना है बेटा? 4। और 7 4 कितना होता है? 28। ये भी वर्ड क्लियर हुआ। अरे इक्वल में कोई दिक्कत नहीं, इक्वल के बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे, लेकिन तुम्हें स्ट्रिक्टली के एग्जांपल ढूंढना। तो वो स्ट्रिक्टली एग्जांपल मिला कि नहीं मिला तुम्हारे सामने? हाँ, 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1। हाँ बिल्कुल हो जाएगा, उसका इंफीरियर 1 मिल जाएगा, 1 1 इंटू 1 आ जाएगा, इधर मिल जाएगा मुझे 2। सही है, वो भी सही एग्जांपल है, वेरी गुड। देखो यही होता है, मैंने क्या बोला, यही होता है। अगर आपने सोचा कि एक मेरे पास एफ एन सर मिल जाए 1 2 1 2 1 2, एक मिल जाए 2 1 2 1 2 1, तो आपने सोचा, देखो यही होता है प्रक्रिया सोचने की। आपने सोचा और देखो एग्जाम्पल बन गया। जब आप चीज़ें समझ जाते हो ना तो खुद कर लोगे, उसको भी तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं कि सर यही एग्जाम्पल हम याद करें ना। ये तो हमने बनाया, तुम्हारे सामने बनाया, बैठे बैठे बनाया, तुमने देखा भी। पहले हमने एक लगाया, फिर फेल हुआ, है ना, दूसरा लगाया, फेल हुआ। इस तरह आप ट्राई करो, हो सकते हैं कि आपके 1 2 ट्रायल फेल हो, लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रायल बनेगा वो आपको ऐसा बना देगा कि फिर आपसे ट्रायल जल्दी फेल ही नहीं होंगे। फिर आप पहले सोच लेंगे अच्छा ऐसा करेंगे तो ऐसा प्रॉब्लम देगा, क्योंकि आपकी थिंकिंग ब्रॉड होने लगेगी। ऐसा करेंगे तो आपको प्रॉब्लम देगा, तो फिर आप पहले वो चीज़ सोच लेंगे और आप आराम से लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, आप पहले ट्राई तो करो, आप गलत ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं, गलत ट्राई। अच्छा, गलत ट्राई करने में कोई दिक्कत नहीं, मैथमेटिक्स पहले बोलती है, देखो कोई इंसान इकट्ठा सीधे सही हो जाएगा ना तो वो चीज़ याद नहीं होती। अब जैसे कोई रास्ता जा रहे हो और भटक गए रास्ते में, तो रास्ता भटके मतलब आप सीधे एक इंस्ट्रक्शन देते हुए जा रहा है, तुम मेहनत नहीं करनी पड़ी है, तुम्हें दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा है, तुम सीधे रास्ते गए, सीधे रास्ते चले आए। अजनबी रास्ता, तुम कभी रास्ते उस रास्ते नहीं गए, ठीक है, उस गली से तुम कभी नहीं गए। मेरी बात को समझो मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। अब तुम अकेले गए, तो रियलिटी में तुम्हें बता रहा हूँ, अपने डेस्टिनेशन पहुँचने से पहले शायद तुम भटक जाओ, गली गली कोली कोली आप गली गली गए, अब हो सकता है भटक जाओ, ठीक है। मैं तो अक्सर भटक जाता हूँ, बस समझना, मैं क्या, कोई भी भटक सकता है। अगर आप एक ही बार गए फिर 1 2 साल बाद जाते हो तो उस रास्ते, तो हो सकता है कि हाँ यार ऐसे इधर गए थे उधर गए थे, इतनी गलियां कटी होती हैं, भूल जाते हैं। लेकिन अगर आप भटकने के बाद, अब आप भटको और किसी इंस्ट्रक्शन में मान लो भटकने के बाद पूछते पूछते कैसे भी करे भटकते भटकते तुम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओ,
अब अगर कभी भी आओगे तो वो रास्ता जल्दी आप भूलोगे नहीं। अब वो जो भटके हो, जहाँ पे ज़्यादा टहले हो ना, और जहाँ उस रास्ते उस जगह पहुँचे तो तुम्हें याद आएगा, यहाँ तो हम काफ़ी टहले हुए थे, क्योंकि उसकी काफ़ी चीज़ें हो सकता है खंबे से पहचान जाओ, हो सकता है दीवारों में जो छपा होता है, कोई प्रचार उससे पहचान, मतलब बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसकी वजह से आप पहचान जाओ। मतलब हम ये नहीं कहते हैं थ्योरी पूरी एज इट इज यही बात होती है, कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो आपको इंडिकेट करेगा नहीं ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है। वो तभी तभी आपको चीज़ें पता चलती हैं जब आप चीज़ों में गलती करते हैं, जब आप चीज़ें गलत करते हैं, उन्हीं से सीखते हैं और उन्हीं से आप करते हैं। बातें मेरी समझ में आ रही ना? यही इसका रियल फंडा है क्वेश्चन करने का। और रियल फंडे में मतलब ये नहीं है कि तुम मतलब अपने आप से आप चलते जा रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि नहीं अब हम हमेशा सही रहेंगे, हम कभी गलत नहीं हो सकते। हम बोल रहे हैं हम तो गलती करते हैं, बहुत गलती करते हैं, हमें अच्छा लगता है गलती करते हैं क्योंकि हम गलती से सीखते हैं। समझे नहीं? टीचर पूछता है तो हम बताते हैं और गलत हो जाए, डजन में बोल दो। एक चीज़ और है, टीचिंग करने में और पढ़ने में दो अलग बातें हैं। टीचिंग करने में क्या होता है, आप चीज़ों को पहले से सोचते हो, और पढ़ने में क्या होता है, लाल की तरह बैठे रहते हो, जब टीचर बोलता है अरे बताओ, हाँ चौंक जाते हो, अरे गुरुजी पूछ रही, बताओ कर देनी, फिर जो मन में क्लिक करता बता देते हो। लेकिन टीचिंग करने में क्या होता है, अगर 2 घंटा हम पढ़ा रहे हैं, 2 घंटा हम फुल कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ाएंगे, लेकिन पढ़ने वाला फुल कॉन्सेंट्रेशन से पढ़े ऐसा जरूरी नहीं है, वहाँ भी मन भटक जाता है। तो इसलिए जब आप पढ़ते हो तो आप कितना भी अच्छा पढ़ने में हो, अगर आपका मन भटका हुआ है तो हो सकता है कि टीचर की पूरी बातें को समझ में आए और ऐसे ऐसे बोल दो, रेंडमली कुछ भी बोल दो, हमसे तो हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब मैं टीचिंग में उतरता हूँ तो मैं फुल कंसंट्रेट होता हूँ, उस टॉपिक में मैं अच्छे समझता हूँ, तो मुझसे गलतियाँ फिर बड़े मुश्किल में होती हैं, ठीक है। और भी इसमें पॉइंट हैं, ठीक है, वो हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करें कभी, कि आज ही डिस्कस कर लें।